बातें, लेकिन हमारा मेन फंडा यही होने वाला है कि इन 3 चैप्टर को हम लोग कर लें। स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनना लगभग तय है। ठीक है, हो सकता है कि आपको 4 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि इस बार जो ब्लूप्रिंट आई हुई है उसका कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। ये जो ब्लूप्रिंट है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट है। ठीक, कंफर्म नहीं है लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट यही है आपकी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से आएगा भैया 2 नंबर का 3 नंबर का, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है। इसके अलावा 4 नंबर के हिसाब से भी आपको करवा देंगे। उसके अलावा हम लोग फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो यहाँ से तो कंफर्म है लगभग कि 2 नंबर का ही आएगा। यहाँ से कंफर्म है 2 नंबर का ही आएगा। बायोमोलिक्यूल से 3 नंबर का लगभग कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। बहुत आसान चैप्टर है, अभी करवा देंगे 15-20 मिनट के अंदर अंदर। 15-20 मिनट तो नहीं, फिर भी आप लोग मान के चलो आधा घंटा हमको लग जाएगा डी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट करने में। ठीक है, कॉपी पेन लेके आप सभी लोग बैठेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पूरा चैप्टर करने नहीं बैठेंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि हमारे एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-2 क्वेश्चन तैयार होते रहे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जिससे 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं, वो होता है इसके प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि ये रहा सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। इसके बाद यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन कर लोगे तो 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है, 4-5 टॉपिक ही है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सिलेबस ही छोटा सा इस चैप्टर का। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, एक बार 2019 में ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वेरिएबल वैलेंसी बतानी होती है, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड बताना था, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको बतानी थी। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है कि कलर कंपाउंड कैसे शो करता है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा होता है पढ़ना, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तब जाके आपकी सिलेबस कवर होता है। चलो, तो आप लोगों को यहां से स्टार्ट करवाते हैं ताकि आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, बहुत बेसिक से हम लोग लेने वाले हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, तो दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल देयर आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल, या सॉरी डी ऑर्बिटल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, उन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल देयर आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, आपको पढ़ाएंगे हम आगे, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोला जाता है इनको, अब ये समझते हैं। जरा यहां पे आप लोग देखिए, काम करते हैं, यहां से पेन ओपन कर लेते हैं। यहां पे आप लोग देखेंगे तो ये जो ग्रुप है हमारा यहां से लेकर यहां तक का, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। यहां पर ज्यादातर आपको मेटल्स देखने को मिलती है, मेटल मेटल होती है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है अभी के लिए। तो बाकी एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको स्टार्टिंग की 1 लाइन याद हो जाएगी, लेकिन अभी आप लोग ये इन चीजों में मत पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। आपसे 2 भाई नंबर में, सावन। हाँ बोलिए, क्या हो गया, कुछ बोल रहे थे क्या आप? ओके, नो इशू। तो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट को ही बोलते हैं, इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की एक और खास बात यह होती है कि दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोलते हैं, डी ब्लॉक को तो बोलते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में से भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में लेते हैं। ये क्या होते हैं,
ये होते हैं दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे ग्रुप जिनमें क्या होता है, जो हमारे डी ब्लॉक ऑर्बिटल है, हमारी डी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्शियली फिल होते हैं, पूरी तरीके से फिल नहीं होते हैं। आपको समझाते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लो आप लोग। जैसे मान लो ये हमारी डी ऑर्बिटल है, ठीक है, 5 बक्से बनते हैं डी ऑर्बिटल में। कितने बक्से बनते हैं? 5। 1 2 3 4 और ये पांचवा बक्सा। तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से फिल नहीं होते हैं। पूरे फिल कैसे? देखो कितने कर दिए हमने, 5 कर दिए, तो इनको भी सर बोलते दिख हैं नहीं रहा पार्शियल। है 5 बक्स से सर। आपको नहीं दिख रहे हैं? नहीं सर। चलो जी कोई सर दिख नहीं रहा। जी सर फर्स्ट पेज ही आया बस सामने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हम लोग क्या इशू आ रहा था। यहाँ से हमें पूरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग देख पाएंगे। ऐसा बोल दिया करो आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर। देखो अब आपको दिख जाएगा, ठीक है, अब आपको दिखेगा। हम लोग इस तरीके से 5 बक्से बनाने वाले थे। 1 2 3 जी सर दिख रहा है। 4। 1 2 3 4 5। देखो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, इसको भी पार्शली बोलेंगे, इसको भी पार्शली बोलेंगे, इसको भर दिया यहाँ पे, इसको भी पार्शली बोलेंगे। पार्शली मतलब आधे भरे हुए हैं, अभी भी हम लोग बोलेंगे आधे भरे हुए हैं। इसको भी बोलेंगे आधा भरा हुआ है, इसको बोलेंगे अभी भी आधा भरा हुआ है, अभी भी आधा भरा हुआ है, अभी भी आधा भरा हुआ है। लेकिन जब आपने यहाँ पर कर दिया, सर अभी भी नहीं दिख, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन किस किस को नहीं दिख रही है? सर दिख रही है सर। सर मुझे भी दिख रही है। नेटवर्क इशू सर होगा दिख आपके रही है यहाँ। सर। ओके ओके, नेटवर्क इशू होगा जी आपके सर दिख यहाँ रही से। है। तो देखो बात हम लोग ये बता रहे थे कि जब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तब उसको बोलते हैं कि भैया पूरा फुल हो चुका है। ये क्या हो चुका है? फुल हो चुका है। अब देखो दो स्टेट होती है हमारी, ग्राउंड स्टेट और एक होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या हुआ इसका? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि नॉर्मली, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि भैया किसी ने इसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब ये क्या करेगा, ये इधर उधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा। तो भले इधर उधर भागे या फिर अपनी नॉर्मल स्टेट में रहे, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब पूरी तरीके से फिल नहीं होना चाहिए, हमेशा पार्शली फिल होना चाहिए। तभी जाके हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। अब जिंक जो होता है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैडमियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मरकरी Hg इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, डी में। तो हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आया समझ में? ये बात होती है यहाँ पे। तो ये था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सर ये क्वेश्चन डायग्राम जो आपने बनाया था ये भी बनेगा क्या उसके अंदर? नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ये लिख के आना है। 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आएगा वैसे यहाँ से, अगर ऐसा पूछेंगे तो। बाकी समझाने के जी लिए सर। ऑब्जेक्टिव में आता है वैसे तो ये ज़्यादातर। 2 नंबर में पहले 1 2 बार आया हुआ है, बट 2 नंबर से ज़्यादा में तो नहीं आएगा ये, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जी सर। ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताओ जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है, इस तरीके से आपसे पूछते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग ऑब्जेक्टिव अलग से करेंगे, ध्यान रखना। अब सर चालू हो, ऑब्जेक्टिव कब करें? ऑब्जेक्टिव करेंगे, अभी पहली क्लास है हमारी तो अभी इसे ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे। देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, 7 8 करवाएंगे, 7 8 से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 7 8 प्रॉपर्टी करवाने वाले हैं, ध्यान से सुनना बस आप लोग। करवाना चाहें तो हम लोग 10 मिनट में करवा देंगे 7 प्रॉपर्टी, लेकिन आपको समझाएंगे अच्छे से पहले, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, अच्छा इससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं। हमारे पास ये और ये, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग देखेंगे कि भैया यहां से यहां तक चलते हैं तो क्या क्या चेंज आता है, मतलब इसमें और इसमें क्या चेंजेस आता है वो हम लोग देखने वाले हैं। कि इसका साइज बड़ा होता है कि इसका साइज बड़ा होता है, इस ये ज्यादा वैलेंसी शो करता है कि ये शो करता है, और क्या हम लोग इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करना, बस यही काम हम लोग अब करने वाले हैं 8 क्वेश्चंस में। तो आपके 8 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं कुछ लोग। तो आप लोग माइक चेक कर लीजिए और माइक ऑफ करिए। सबसे पहले आता भैया एटॉमिक रेडियाई। क्या मतलब हुआ इसका? एटॉमिक रेडियाई का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये हुआ
कि आप साइज को कंपेयर करोगे। किसको कंपेयर करोगे? साइज को कंपेयर करोगे कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करोगे तो साइज बड़े होंगे कि छोटे होंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि भैया पहले तो साइज छोटे होते जाते हैं, मतलब इसका एसटी से चालू होता है, स्कैंडियम से चालू होता है, साइज हमारा छोटा होता जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब साइज ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। उसके बाद लास्ट में स्लाइटली थोड़ा सा ये इंक्रीज होता है, थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाता है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, यहां पे आओ आप लोग, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, हमारा साइज डिक्रीज होता जाएगा। मतलब सबसे बड़ा साइज इसका, उससे छोटा इसका साइज, उससे छोटा इसका साइज, उससे छोटा इसका साइज, इस तरीके से। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों को साइज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप लोग यहां से यहां जाओगे तो साइज क्या होगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर भी सेम ही रहेगा एक तरीके से, लेकिन हल्का सा लास्ट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इससे बड़ा ये रहेगा। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि आप ये डायग्राम याद कर लो कि सबसे पहले कम होता जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, एंड लास्ट में स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, उल्टा राइट का निशान है एक तरीके से ये। ठीक है, राइट का निशान ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसे याद करना है, ऐसे। ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरीके से करना, इस तरीके से। ओके, तो समझ में आया आपको? बस यही लिख के आना। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स नहीं है कि फिजिक्स में आपको पूरा समझा दे। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तो आप लोग याद कर लेना। अब एटॉमिक रेडियाई में लिख देना कि भैया सबसे पहले हमारा जो जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है वो स्लाइटली डिक्रीज होती जाती है, इनिशियली डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और लास्ट में इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये होने वाला है। अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो हेडिंग डाल लो एटॉमिक रेडियाई, और साथ में हल्का सा डायग्राम बना देना ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, आगे आता है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये करो आप लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है भैया, क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? जो मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं वही हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, आपको तीन चीजें यहां पे याद करनी पड़ेगी: पैरामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर और फेरोमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के नेचर शो करते हैं: पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पैरा मतलब क्या होता है, डाया मतलब क्या होता है, फेरो मतलब क्या होता है, आप लोग समझ लीजिए। A D block element shows variable oxidation state due to participation of N-D and Ns in bond formation. D block element shows the variable oxidation state due to participation of N-D and Ns in bond formation. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, आपको एक चीज बतानी पड़ेगी हमें। यहां पे हमारे पास क्या होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या होता है, यहां पर एक फॉर्मूला इसका बनता है इस तरीके से, ये इसका एक फॉर्मूला बनता है। मतलब यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एस में कितने आएंगे, ये फॉर्मूला बताता है। ठीक है, तो देखो आप लोग सभी समझदार हो। अब इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इसका मतलब है कि यहां पर लास्ट में आएंगे हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स। डी में सबसे लास्ट में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पहले किस में भरे जाएंगे, एस में भरे जाएंगे। फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं डी को पहले, लेकिन डी के इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में भरे जाते हैं, पहले एस में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यही फॉर्मूले से आपको एक चीज आनी चाहिए समझ में कि यहाँ पर एस भी है और साथ में डी भी है, एस भी है साथ में डी भी है। तो बस यही रीजन है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब अलग अलग वैलेंसी शोज करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे साइड में एक इमेज लगी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 2 3 4 कर रहा है, कोई 2 3 4 5 कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो अब जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसमें बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या आता है आपका, आंसर में आपको बोलना पड़ेगा कि भैया यहां पर पार्टिसिपेशन होता है N-D का भी और NS का भी। मतलब N-D भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और NS भी पार्टिसिपेट करता है। तो अगर दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बहुत सारी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है। ये होता है यहाँ पे, यहाँ पर N-D और NS दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आया समझ में? फिर से सुन लो आप लोग सभी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा पहले तो ऊपर वाला, उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर डी भी है और एस भी है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी भी है और साथ में एस भी है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में N-D और NS दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब देख लो, आप लोगों को सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें याद कर लो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सा, सबसे ज्यादा वैलेंसी कौन शो करता है, सबसे बीच वाला मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होता है हमारा भैया, ये इतनी सारी वैलेंसी शो कर देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन करता है, ये मैग्नीशियम। क्यों करता है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये करता है, और ये आप लोग देख पा रहे होंगे बीच में आता है हमारा मैग्नीशियम। एक और बात ध्यान रखना, आप लोगों ने एक चीज देखी है यहाँ पे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इन सभी की, देखो +2 +2 +2। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। सबसे ज्यादा कौन करता है, Mn। आप एक और चीज देखो कि जो जिंक है, जिंक जो है, जिंक सिर्फ सर ये किस चीज का चार्ट है सर ये आपने? ये है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो स्कैंडियम है, ये 2 वैलेंसी भी बना सकता है, और जरूरत पड़ी तो ये 3 वैलेंसी भी बना सकता है। इसी तरीके से जो हमारे पास स्कैंडियम टाइटेनियम होता है, ये जो है हमारे पास, ये 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है वैलेंसीज। ये चार्ट है, ये बताता है चार्ट आपको। तो आपको ये चार्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करना है, 2 चीजें बता रहे हैं आपको जो करनी है। सबसे पहले तो ये रट लो अच्छे से, इसके बाद जिंक का एग्जाम्पल याद कर लेना, और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल याद कर लेना, बस काम खत्म। ठीक है, ठीक है जिंक का सर। कैसे याद करोगे कि यहाँ पर 3D10 4s2, जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है उसमें कैसे याद करोगे, 3D5 4s2। ओके, बस इसको याद करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से सुन लो आप लोग सभी। ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये कितनी सारी वैलेंसी बना सकता है। यहाँ पर N-D और NS दोनों के दोनों होते हैं, इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत सारी हो जाती है। दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जिंक जो होता है वो 2 वैलेंसी शो करता है। मैग्नीशियम जो होता है वो आप लोग देख पाएंगे 2 3 4 5 6 7 इतनी सारी वैलेंसी शो कर देता है। ये था यहाँ पे। आगे देखो, ये भी खत्म हो गया। आप लोग हेडिंग डालते चलना कम से कम कि ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ लिया है हमने, एटॉमिक रेडियाई पढ़ लिया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ ली है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी, अच्छा कोई बताएगा हमें कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट कोई जानता पहचानता है? सर रिएक्शन को फास्ट कर दे, हाँ, सर फास्ट कर देते रिएक्शन को। वेरी गुड। तो देखो, ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं। अब आप सभी ने जवाब दिया कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन को तेज कर देते हैं, लेकिन पूरा आंसर आपने नहीं दिया। कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉइजनस कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को धीमा भी कर देते हैं। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो कि बहुत तेजी से होती है, अब आप लोग उनमें कैटलिस्ट डाल दोगे तो और तेज हो जाएगी वो। कभी कभी उन रिएक्शन को स्लो करना होता है, तब भी कैटलिस्ट यूज होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं रिएक्शन को। तो कैटलिस्ट तो समझ में आया हमें, चलो, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, और मतलब क्यों करते हैं, आपसे ये पूछा जाता है कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी क्यों क्यों करते हैं, इसका रीजन आपको देना होता है। इसका रीजन सिंपल सा ये है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रीजन, और साथ में एग्जाम्पल भी दिए हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि मेनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन वेरियस रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। रीजन क्या है इसका, रीजन इसका यह है कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनके पास एक डी ऑर्बिटल होता है जो कि वैकेंट होता है, खाली होता है। इनके पास डी ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, खाली होता है। आपने जो देखा ना डी ऑर्बिटल, यहाँ पर डी ऑर्बिटल कैसा होता है, खाली होता है स्टार्टिंग में। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, और साइज इनका छोटा होता है। देखो आप लोग ऐसे याद करो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था। इससे आप साइज याद कर लो कि भैया सबसे पहले साइज की बात करी थी। उसके बाद आप लोग इसको छोड़ देना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। फिर आपने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, मतलब वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। तो आप लोग वैलेंसी का पॉइंट लिख देना कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। लास्ट में आप लोग लिख देना कि वैकेंट डी ऑर्बिटल इनमें होता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट इस तरीके से भी बन सकते हैं।
तो 3 पॉइंट आपको लिख के आने हैं कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी शो भी करते हैं, लेकिन कौन से कैटलिस्ट कौन सी प्रोसेस में शो करते हैं, तो आपके पास 1 2 3 3 एग्जांपल्स हैं। आप एक तो याद कर ही लेना, कौन सा वाला, ये वाला, निकल वाला। और आप याद नहीं करोगे तो जब आप लोगों को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा याद? क्योंकि ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग हर जगह पे यूज होता है, हर जगह पे। इतना यूज करेंगे इसको हम लोग, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अमीन, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि इसको हम लोग इतना यूज करेंगे कि बस पूछो मत। तो निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये हाइड्रोजिनेशन में काम आते हैं। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, आई समझ में? तो इसको तो याद कर ही लेना। सर ये नोट्स मिल जाएंगे। हाँ सर ये नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, ये जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और बाकी देखो ऐसे बहुत सर सारे नोट्स हैं हमारे एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर डले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। हाँ बोलो। आज जो पढ़ाओगे उसकी। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट फिनिश करने वाले हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट फिनिश करने वाले हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखेंगे और बायोमोलिक्यूल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो ओके ये एग्जांपल आप लोग सभी याद करेंगे। इसके अलावा आयरन का एग्जांपल याद करना चाहो तो कर लेना, बाकी एक एग्जांपल भी काफी है। ठीक है, सो एक ही याद कर लो, बाकी धीरे धीरे करके 2 और याद कर लेना। तो कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई हमारी खत्म। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक तो हमने देखा नहीं है। बाकी आ सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। उससे पहले आपको करवा देते हैं कलर कंपाउंड। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, इसने तहलका मचा रखा है इस चैप्टर में, डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इतनी बार रिपीट हुआ है एमपी बोर्ड में कि क्या बताएं आपको कि कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं भैया। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं कलर कंपाउंड शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के आपने एग्जांपल बताते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इनका कुछ कलर होता है कलर सभी का कुछ ना कुछ। सर इसकी वीडियो डालोगे आप? हाँ, इसका वीडियो डलेगा। तो सुनो अभी यार, सुनो आप लोग सभी। तो ये कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं, कलर क्यों शो करते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा जो गोल्ड होता है किससे, पीले कलर का होता है ना, तो ये कलर क्यों शो करता है? तो इसका आंसर क्या दोगे आप? इसका आंसर आपको अच्छे से देना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन और देयर कंपाउंड इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड n-d ऑर्बिटल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो हमारे पास ये जो है हमारे कंपाउंड्स, ये कलर इसीलिए शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड मतलब पार्शियली फिल्ड आप लोग बोल सकते हो। जो आधा भरा हुआ हमारे पास डी ब्लॉक था ना, उसी की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात यही होती है कि यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे बक्से खाली होते हैं, मतलब पार्शियली फिल्ड होते हैं। खाली नहीं बोलना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, पूरा नहीं भरना है। 9 तक कर सकते हो, 1 से लेकर 9 तक कर सकते हो, लेकिन 10 नहीं करना है आपको। तो ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। कैसे करते हैं भैया? आपने तो सिर्फ इतना बताया कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कलर कैसे शो करेंगे, तो उसका बहुत शानदार इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। पहले आप लोग इतना समझ लो कि आपको क्या बताना है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होती है, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n-d में। किस में होते हैं? डी में होते हैं। डी में होते हैं, एस में नहीं होते हैं, डी में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से ये कलर कंपाउंड शो करता है। अब आप लोग सोचेंगे इतना सा लिखेंगे तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। जी नहीं, इतने से आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। यहां से आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इसको आप लोग ध्यान से देखना। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड n-d ऑर्बिटल इन द ट्रांजिशन मेटल आयन which contain unpaired d electrons. Transition of electrons take place from one d orbital to another d orbital. During this transition, it absorbs some radiation of visible light and reflects the remaining radiation in the form of color light. Thus, the color of ion is complementary to the color absorbed by it. क्या मतलब हुआ भैया इसका? इसका मतलब ये हुआ, आपको यहाँ पे समझा देते हैं। सिंपल सी बात है, आपको सुनने में बहुत लगा होगा अजीब सा कि इतना बड़ा आंसर, लेकिन जब आप लोग समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो क्या था। ये होती है हमारी डी ब्लॉक 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब ये जो होती है ये इस प्रकार से ब्रेक हो जाती है।
इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाती है, 3 इधर 2 इधर, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक हो जाती है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन आपने यहां भरा, तो एक्चुअली में कहां भराएगा, पहले नीचे भराएगा। अब ये यहां से कहां जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। कब जाएगा, जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, मतलब सनलाइट इसके ऊपर जब पड़ेगी भैया, ठीक है। हमें कलर कब दिखते हैं, उजाले में ही तो दिखते हैं, मतलब कुछ भी हमारे पास लाइट का सोर्स यहाँ पे जब आएगा इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, यहां से उठ के यहां चला जाएगा, ठीक है, यहां से उठ के यहां चला जाएगा। तो जब ये यहां से यहां जाएगा, तब आपको क्या दिखेगा भैया, तब आपको ये कलरफुल दिखेगा। कैसा दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, कलरफुल, ठीक है। तो यही प्रोसेस है बस, कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में जब ये जाता है, तब जाके हमें कलर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसे, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। ये डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक, डी डी ट्रांजिशन। बस ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग फिर से पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ना। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड n माइनस डी ऑर्बिटल। In transition metal ion which contain unpaired d electrons, transition of electron take place from one d orbital to another d orbital. इसको फिर से ध्यान से पढ़ो आप। Transition of electrons take place from one d orbital to another d orbital. During this transition, it absorbs some radiation of the visible light and reflect the remaining radiation in the form of colored light. अब कुछ तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा तभी तो भागेगा वो। नीचे से ऊपर कब जाएगा, जब इसको कुछ एनर्जी मिलेगी, तो कुछ तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बच जाएगी उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ कलर लाइट। थस द कलर ऑफ द आयन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर अब्जॉर्ब बाई इट। तो ये लाइन आप चाहो तो लिखना या मत लिखना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां तक आपको लिखना है एग्जाम में, एटलीस्ट यहां तक आपको लिख के आना ही आना है। यहां तक कलर चेंज कर लेते हैं इसका, यहां तक, ठीक है। तो मेन कहां से चालू हो रहा है हमारा, यहां तक। ये चीज आपको लिखनी है, फिर भी n माइनस डी ऑर्बिटल कैसी होती है, इसकी पार्शियली फिल्ड होती है, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक चीजें तो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। इसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात भी लिखनी है, लेकिन जो मेन चीजें समझने वाली है वो यहां से चालू होती है। आया समझ में, यहां पर डी डी ट्रांजिशन होता है, डी डी ट्रांजिशन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, वो कलर शो क्यों करते हैं। एक लाइन में या फिर एक वर्ड में आप आंसर क्या दोगे, बोला डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे होता है, डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे होता है, ओके। ये चीज होती है, तो आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट से चलने से पहले आप लोग एक बार वो सुन लीजिए। ये 2019 में क्वेश्चन आया था कि एटॉमिक रेडियाई बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर बताओ और ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो इसमें से एटॉमिक रेडियाई आपको करवा दिया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको करवा दिया। अब बचा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक कैरेक्टर। बहुत इजी है, ये सबसे इजी इजी बचे हैं अब हमारे पास। ये देख लो दो चीज। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई एंड जनरली इंक्रीज व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर ऐसे स्टूडेंट जो नहीं समझना चाहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी ये याद हो जाएगा। अगर आप लोग समझ लेते हो तब भी आपको याद हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एक एटम है, एटम में यहाँ पे कहीं पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होगा, यहाँ पे कहीं पे बना दो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। आप चाह रहे हो कि इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लें, क्या करें, इससे एटम से निकाल लें। तो आपको बदले में क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी आप इसको दोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप खुद सोचो यार, स्कैंडियम से लेके हम लोग देख रहे थे, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हमारा साइज क्या हो रहा था, लगभग लगभग छोटा ही होता जा रहा था। ध्यान से देखा होगा आपने, तो लगभग छोटा हो रहा था। हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं। तो अगर साइज छोटा होगा, तो जो बहुत छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। बड़े में से आप निकाल सकते हो, छोटे में से निकालना बहुत मुश्किल है। तो अगर निकालना फिर भी चाहो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तो आप बोल सकते हो द आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई एंड जनरली इंक्रीज व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। जब जब आप लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मुश्किल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, ये होता है। तो इसका रीजन भी आप बता सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक, या फिर आप लोग ऐसा लिख देना कि इसका साइज डिक्रीज होता जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज मतलब वही हुआ कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी,
ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या समझते हो? न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आयोनाइजिंग एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर तो बहुत ईजी है, बच्चा बच्चा बता सकता है इसको। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इसमें आपको लिखना है कि दे आर गुड मेटल एंड शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। मतलब हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ये मेटल ही तो होते हैं, अच्छे मेटल होते हैं, और मेटल के जितने भी गुण होते हैं सारे शो करते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है कि नहीं करता है? करता है भैया, खुद मेटल ही तो है सारे के सारे। गोल्ड क्या है? गोल्ड मेटल है। आयरन क्या है? आयरन मेटल है। ठीक है, सिल्वर क्या है? सब क्या है हमारे पास? मेटल है। तो ये होता है, दीज आर गुड मेटल्स एंड शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। चलिए, तो ये था भैया, इंपॉर्टेंट चीजें सब करवा दी आपको इस चैप्टर की लगभग। और भी चीजें हैं करने के लिए, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए। ओके, इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक क्वेश्चन सबसे प्यारा, एक नहीं दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो उनके ऊपर बात करते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और चैप्टर हमारा लगभग फिनिश हो जाएगा। लेंथनॉइड एंड एक्टेनॉइड, एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपसे पूछते हैं। तो लेंथनॉइड जो होते हैं, पहले तो आप लोग ये समझ लो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। यहां पे आ जाओ। एफ ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। ये हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यहाँ पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो है ना, ये दोनों ग्रुप ये यहाँ पाए जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन ट्रांजिशन के अंदर ही तो है, इसलिए बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन, इनर। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। ठीक है, चलो, इतनी चीजें आपको बता दी। यहाँ पे आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल, these आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज these आर प्रेजेंस विथ ट्रांजिशन मेटल्स, विद इन ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर ही ये पाए जाते हैं, उन्हीं मेटल के ग्रुप में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में आता है, बाकी ऐसे नहीं आता है। ओके, सो ये था। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बढ़ रहे थे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के ऊपर। हम लोग 4-5 डिफरेंस देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, और एग्जाम में आपको कोई 3 या 4 लिख के आने हैं। 3 नंबर में आए तो 3 लिख देना, 4 में आए तो 4 लिख देना। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पे लेंथेनॉइड जो होता है, लेंथेनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 4f में जाता है, 4f में जाता है, यहाँ पे 5f में जाता है। एफ में तो 2 ही में जाएगा, एफ तो है ही सही, लेकिन एफ में भी 4f में जाएगा, यहाँ पे 5f में जाएगा। 4f सब शेल, 5f सब शेल। एफ हमारी शेल होती है, और सब शेल मतलब सेल के अंदर भी सेल, शेल के अंदर भी शेल। तो 4f में जाएगा यहाँ पे, और 5f में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप ये भी लिख देना 9-2 ऑर्बिट और 9-2 ऑर्बिट, ये भी लिख देना। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में पहला डिफरेंस ये था हमारे पास। दूसरा डिफरेंस हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि दिस एलिमेंट्स कम आफ्टर लेंथेनियम, दिस एलिमेंट कम आफ्टर एक्टिनियम। ये लेंथेनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं। ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ये लेंथेनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं। ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनॉइड बोलते हैं। क्या समझे आप लोग? समझ में यहाँ पे ये आना चाहिए, देखो ध्यान से। ये किसके, ये जो है ये लेंथेनियम और एक्टिनियम से चालू होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ये लेंथेनॉइड हो गई, इन सीरीज को बोल देते हैं एक्टिनॉइड। बस ये है यहाँ पे कि जो जहां से चालू हो रहा है उसी के ऊपर इन्होंने नाम दे दिया, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, ये लेंथेनियम है, ये एक्टिनियम है। तो लेंथेनियम से चालू हो रहा था तो इसलिए बोल दिया लेंथेनॉइड्स, और इनको एक्टिनॉइड्स बोल दिया। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने कितने डिफरेंस देख लिए हैं? 2 डिफरेंस देख लिए। अगला जो डिफरेंस है वो बहुत सिंपल है, समझने लायक है बस, कि इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन इसकी कितनी होती है? +3 होती है। इसकी भी कितनी होती है? इसकी भी +3 होती है। यहाँ पे आप काट लेना इसको, इसको 3 कर लेना। यहाँ पर भी 3 होती है, +3। दोनों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 रहेगी, लेकिन ये बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ये +2 कर सकता है, +4 कर सकता है,
और ये हमारे जो भाई साहब है ये क्या करेंगे 4 से तो 7 तक इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट और शो कर सकते हैं। मतलब 3 तो दोनों करेंगे, लेकिन 3 के अलावा ये 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। ये जो है ये 4 5 6 7 सब कर सकते हैं। आया समझ में इतना? ये 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं वो आता है हमारे पास चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, ये जो हम लोग करने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट जो हमारे पास, सॉरी चौथा पॉइंट जो हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का, 3 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। देखो होता क्या है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर भी एक्टिनोइड लेंथेनियम और एक्टिनियम जो सीरीज है, यहाँ पर साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एलिमेंट का साइज क्या होगा, दोनों जगह छोटा होगा। यहाँ पर भी साइज छोटा होता सर जाएगा। सर ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? बताएंगे आपको, पहले आप लोग जितना बता रहे हैं वो कर लो, फिर बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपको जी बताएंगे कि सर। इसको और बड़ा कैसे कर सकते हो, आप सब बताएंगे। तो यहाँ पर साइज छोटा होता जाता है, यहाँ पर भी साइज छोटा होता जाता है। रीजन दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे रीजन आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे रीजन आएगा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से क्या समझते हो आप लोग? कॉन्ट्रैक्शन से आप लोग समझते हो कि सिकुड़ना। एक तरीके से क्या हो जाता है, साइज जो है वो सिकुड़ता जाता है, मतलब छोटा होता जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट होता जाता है, कॉन्ट्रास्ट सिकुड़ता जाता है। तो यहाँ पे रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे होता है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझाएंगे हम लोग, लेकिन अभी आप इतना समझो कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड स्टेडीली एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब भैया कॉम्प्लेक्स कौन अच्छे से बनाएगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके बहुत कम चांसेस है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ले। जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है ना, वो यहाँ से चालू हो जाएगा एक तरीके से, कि कॉम्प्लेक्स कौन अच्छे से बनाएगा। एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बना लेंगे। इनकी थोड़ी कम टेंडेंसी होती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। ठीक है, एक बार आप लोग सभी देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, पहला डिफरेंस आपको बताया था कि इसमें जाता है 4F में, इधर जाता है 5F में। यहाँ पे जो होता है वो लेंथेनियम से स्टार्ट होता है, ये एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। तीसरे पॉइंट में बताया था कि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों की +3 है, लेकिन ये +2 भी कर सकता है, +4 भी कर सकता है। इधर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे +4 +5 +6 +7 कर सकता है। आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे +3 आएगा, ध्यान रखना +3 आएगा यहाँ पे। इसके अलावा इधर आप लोग देखेंगे तो हमने बताया कि यहाँ पे भी साइज छोटा होता है, यहाँ पे भी साइज छोटा होता जाता है। इसका रीजन बताया था हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसका रीजन बताया था हमने एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे टेंडेंसी कम होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, यहाँ पर टेंडेंसी ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। ओके, ये था यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन जो कि हमने कवर कर दिया। आप लोगों को दिखा देते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो दिखा देते हैं। ये देखो, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। इसके अलावा ये करवा दिया आपको। अब यहाँ से भी आप लोग मन से बता सकते हो ये कलरलेस क्यों होता है, ये कलरफुल क्यों होता है। क्या बताओगे आप इसमें कि यहाँ पे क्या होते हैं भैया, यहाँ पे कलरलेस है मतलब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इसके बाद अपनी जो थ्योरी लिखी थी अपन ने डीडी ट्रांजिशन वाली वो लिख देना। बस इस तरीके से अगर आपको थोड़ा घुमा भी देंगे तो लिख देना कि कलरलेस क्यों है, मतलब ये कलर शो नहीं करेगा, ये कलर शो करेगा। तो आप लोग बता देना कि कलर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसके पास कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशन करेंगे। ऐसा आप लोग पूरा बता देना। ओके, तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन हम बताने वाले थे वो कहाँ है, वो है यहाँ पे। व्हाट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपसे पूछा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपसे पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और इसके कंसिक्वेंसेस लिखने को भी वो बोलते हैं आपसे, तो वो भी आपको सिखा देते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये आपसे पूछते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है भैया साइज का छोटा हो जाना, रेगुलरली या ग्रेजुअली। जब आप लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हो लेंथेनॉइड सीरीज में तो साइज हमारा छोटा होता जाता है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इसको अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। 3 नंबर आपको इतनी सी लाइन लिखने के नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वो बता देते हैं। ये देखो जरा अच्छे से, देख रहे हो साइज कैसे छोटा होता जा रहा है। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द सक्सेसिव डिक्रीज इन द आयोनिक रेडियस ऑफ द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है,
अब ये क्यों होता है ये आपको समझना पड़ेगा और इसके आपको मिलेंगे नंबर। देखिए, आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। परीक्षा बोर्ड वालों ने बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी है अपनी अपनी गाइड में कि कुछ काम की नहीं है, ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप डायग्राम कौन सा बना के आओगे, ये वाला, ये वाला, और ये भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग करना सिर्फ इतना सा, यहाँ पे पहला नाम याद कर लेना, इसमें लास्ट वाला नाम याद कर लेना। इसको बोल दो ला, इसको बोल दो लू, लालू, लालू से याद कर लो। फर्स्ट नाम लिखो, लास्ट नाम लिखो, बीच में बस ऐसे गोल गोल बना देना, ठीक है। और साइज को डिक्रीज करते हुए शो कर देना। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे लिखोगे क्या, भैया स्क्रीन से पक गई। ये लैंड कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन है। क्या हो गया, फिर से बोलो। स्क्रीन से पक गई भैया। अभी के साथ ये इशू आ रहा है क्या, जरा बता दो तो। नहीं सर। नहीं सर, नहीं आ रहा। आप देखो यार, नेटवर्क इशू होगा आपकी साइड से। नो सर। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, सर मैं माइक ऑफ कर सर दूंगा। आप इसकी शॉर्ट नोट भेजोगे क्या? शॉर्ट नोट्स शायद हमारे पास केमिस्ट्री के तो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, देखने पड़ेंगे। बाकी ये जो नोट्स हम आपको दिखा रहे हैं ये शेयर कर देंगे आपको। हाँ ये तो हम, सर आज जो पढ़ा कर देना। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। देखो, आपको चालू कहाँ से करना है। Interesting feature of the atomic size of lanthanoid is that on moving down the group, steady increase in atomic size is observed. The shape, यहां से चालू करना है आपको, ये जो फालतू की चीजें इनको हटाना, यहां से करना। The shape of F orbital is such that a way a shape of F orbital is in such a way that in its shielding effect is minimum. Therefore, on addition of extra electron in F subshell, only attractive force increases. ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिख के आना। द स्टडी डिक्रीज या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑफ 14 lengthenoid elements by a value of about 0.2 एंगस्ट्रॉम इज नॉन एज lengthenoid contraction। यहाँ से यहाँ तक लिखना है सिर्फ आपको, यहाँ तक, ठीक है। ये मेन चीज है। परीक्षा बोर्ड वालों ने बहुत सारी ऐसी चीज दे रखी जो कुछ काम की नहीं है, ये कुछ काम की नहीं है। समझने वाली बात क्या है वो आपको समझाते हैं, ये चीजें तो होती रहेगी। समझने वाली बात ये है भैया कि हमने देखा कि साइज क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। छोटा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होता जाएगा, यहां पर आप लोग देखोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लो कितने थे, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लो 100 थे, इसमें आया 101, 102, 103, 104 इलेक्ट्रॉन, 105 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। साथ में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, 100 होंगे, 101, 102, 103, 104, इस तरीके से प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग सोचेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ते जा रहे हैं तो फोर्स क्या लगेगी, अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी। और क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, साइज हमारा छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग क्या बोलोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो एटम होता है उसका जो शेप होता है, खास करके एफ ऑर्बिटल जो हमारे पास होती है, उसका शेप ही कुछ इस तरीके से होता है कि वहां पे क्या होता है, वहां पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। अब आप लोग सोचेंगे ये शील्डिंग इफेक्ट क्या आ गया यहाँ पे। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता सर है, आपकी डिस्प्ले नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है, अब बराबर आ आ रही रही है, है। अब आ रही है, अब आ आ रही रही है। है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट आपको समझा रहे हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो। देखिए, होता क्या है, ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, therefore on addition of extra electron in F subshell only attractive force increases। कौन सा वाला फोर्स बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन वाला फोर्स बढ़ेगा। यहां से यहां तक अट्रैक्शन वाला फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स बढ़ेगा। अब अट्रैक्ट करेंगे तो साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। लेकिन हमें ये चीज तो बतानी बतानी है, साथ में एक चीज कॉन्सेप्ट जो आपको बताना है वो ये बता के आना है एग्जाम में कि यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर भी शेल होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो आपस में रिपल करना चाहिए, ये इससे रिपल करना चाहिए, ये इससे रिपल करना चाहिए, रिपल करेगा तो साइज बढ़ना चाहिए। तो आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेट कौन करता है, ये पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता है नेगेटिव को। मतलब यहाँ पर ये जो आप शील्ड देख रहे हो, ये शील्ड जो बनी हुई है, ये कवच जो बना हुआ है,
ये कमजोर कवच है, कमजोर कवच है। ये कैसा है? कवच कमजोर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है अंदर वाली शील्ड का। ठीक है, तो हम लोग इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि ऑन एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल ओनली अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस, द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज इन सच अ वे दैट इट शील्डिंग इफेक्ट इज मिनिमम। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपका रीजन होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर। यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? बहुत पुअर होता है या फिर मिनिमम होता है, आप लोग ये लिख सकते हो। ओके, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज बढ़ती जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो साइज हमारा छोटा होता जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बोलता है सर। अब आपको रीजन समझा दिया। ठीक है, तो आपको ये लिखना है एग्जाम में, डायग्राम बना के आना है। उसके बाद आपको एक और चीज जो लिखनी है वो ये लिख के आनी है परीक्षा में कि इससे फायदा नुकसान क्या हुआ वो बताना है। तो फायदा नुकसान को बोलते हैं हम लोग कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, प्रतिफल। ठीक है, नतीजा। कंसिक्वेंसेस क्या निकले इसके? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या नतीजे निकले? तो नतीजे ये निकले, 2 पॉइंट है लेकिन आपको सिर्फ एक ही याद करना है अभी। आप लोग ये बता के आना है, ड्यू टू वेरी सिमिलर साइज, इनका जो साइज होता है, ड्यू टू वेरी सिमिलर साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। अब भैया साइज तो पहले ही छोटे छोटे थे, उनको आपने और छोटा छोटा कर दिया, तो छोटा छोटा कर दिया तो अब इनको सेपरेट करना, अलग अलग सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये आपको लिख के आना है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास बन गई है कि पहले ही छोटे छोटे थे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसकी वजह से और छोटे हो गए। तो इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई कि उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये कौन सा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के साइज लगभग सिमिलर हो गए और साथ में बहुत छोटे हो गए। ये आप लोग बस एक रिजल्ट लिख के आ जाना। रीजन तो आपको बता दिया, शील्डिंग इफेक्ट को लिख देना वापस से, रीजन पूछ ले तो। और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पर नेग्लिजिबल और जीरो शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बार बार परीक्षा बोर्ड वालों ने 2 बार लिख दिया इस चीज को, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे 2 इमेजेस, ये हमने परीक्षा बोर्ड से ली हुई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको बता दी, यहाँ से यहाँ तक करना है सिर्फ। तो ये हो गया हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी करवाई इस चैप्टर की। बाकी फिर भी अभी हमारे पास लगभग 20% ये चैप्टर बचा हुआ है, तो उसको और हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इतना करो, इतना काफी है। एक ही चैप्टर में हम लोग घुसे हुए नहीं रहेंगे, हमको सब कुछ करना है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन करवाएंगे और इससे आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये एग्जाम्पल आप लोग सभी याद करेंगे इस चैप्टर का नाम याद करो ना करो, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना। इसको याद करने की ट्रिक बताएंगे आपको। ये देखिए, K4FeCN6 और साथ में यहां पे आएगा कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट। आई बात समझ में इतनी? अब देखो यहां से आपके 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आपको तैयार करवा देंगे। ये तो आता नहीं है, नहीं तो 5 हो जाते। 4 आपको याद करवा देंगे, 4 क्वेश्चन एक ही बार में फिनिश। इतने से में आपके 4 क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और सिर्फ इतना कर लोगे तो चांसेस ये है कि 30% चांस है कि आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा इस चैप्टर से। 30% चांस है, 30%। सिर्फ इतना सा करने से देखो होता क्या है। ये जो आप लोग अंदर देख पा रहे होंगे, अंदर इस ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम सबसे सेंटर में है। और ये क्या है? एक मेटल का एटम है, मेटल का एटम CMA इसको बोलते हैं हम लोग, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो बात यहां पर ये होती है कि ये जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है ये कौन सा होता है? ये डी ब्लॉक का पार्ट होता है। जो आपने डी ब्लॉक पढ़ा ना, उसमें डी ब्लॉक का पार्ट होता है। जैसे ये देखो Fe, ये क्या है? डी ब्लॉक का ही तो पार्ट है। तो सेंट्रल मेटल एटम इसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड। इसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होता है भैया? लिगेंड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसके पास होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर जो आपने देखे थे ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से यहाँ पे बनते हैं लोन पेयर। दो इस तरीके से बिंदियां बना दो बस। तो ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को इसको देता रहता है, ले भाई तू ले इसको, नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है। क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर को क्या करता है? ये डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है भैया? Fe को डोनेट करता है। बस यही चीजें हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये भी 2 नंबर में आता है कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2 नंबर में आता है। तो आप क्या बोलोगे?
कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक नंबर है जो क्या बताता है, ये संख्या बताता है किसकी, ये संख्या बताता है लिगेंड की, कि कितने लिगेंड हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। आपसे बोल देंगे कि बताओ इस कंपाउंड के अंदर कितने लिगेंड प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन करवा दिए। अब देखो 1 2 3, अब आता है ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये तो ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फेयर। कोऑर्डिनेट स्फेयर बहुत शक्तिशाली कवच होता है, जो क्या करता है, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम को और लिगेंड को बांध के रखता है। आपने कछुआ देखा है, कछुआ, कछुए का जो कवच होता है कितना स्ट्रोंग होता है, वैसे ये होता है। कितने ही आंधी तूफान आ जाए, कितने ही बड़ी बड़ी ब्रेकेज लग जाए, यहाँ पे बोन्स टूट जाए, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ठीक है, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है ये टूटेगा नहीं। ओके, अब ये जो है ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर, ये काउंटर करेगा, क्या करेगा, काउंटर पे यही बैठा होता है। ठीक है, काउंटर पे ये बैठा होता है, इसलिए बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन। अब चलो, इतनी सी चीज हो गई। अब एक काम करते हैं, जरा देख लेते हैं कि हमने कितना कुछ कर लिया है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सर इसका यूपीएससी नेम भी आ सकता है। अब बताएंगे, आपको याद करवाएंगे इसका आईयूपीएससी नेम, इसको ट्रिक से याद करवाएंगे। देखिए, यहां से आपसे पूछेंगे व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज लिगेंड, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने शायद उस क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया है, कि नीचे किया होगा हमने। अच्छा ये रहा, अभी ये क्वेश्चन अब आपको पढ़ाएंगे हम लोग, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड, इसमें हम लोग कवर हो जाएगा वो। इसके बाद अभी आप लोग बस देखते जाना, अभी तो आपको और भी कुछ कराना है हमें चैप्टर में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ से कवर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ से हमारा ये रहा, ये भी यहाँ से कवर करवा देंगे। लिगेंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो से ज्यादा प्रकार के हो जाते हैं। एक इसका आता है बाइडेंटेड और एक होता है हेक्साडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, दो हमारे पास लगे होते हैं लिगेंड्स। लेकिन हेक्साडेंटेड का मतलब होता है ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, लेकिन इसके पास 6 फेजेस रहेंगे, 6 फेस रहेंगे, 6 फेस से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 साइड होती है, और एक टाइम पर एक साइड से डोनेट कर सकता है ये। ठीक है, इसको समझाएंगे आपको, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन ढूंढ रहे थे वो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। बोलना चाह रहे हैं कुछ लोग, अगर नहीं पूछना है तो आप माइक ऑफ कर लीजिए। चलो यहाँ पे दिखा देते हैं परीक्षा बोर्ड में, यहाँ पे दे रखा है, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। इस तरीके से 2020 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल, इन्होंने ये वाला एग्जांपल ले रखा है, तो इसमें कितने हैं, ये 6 यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये इतने हमारे पास लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो 2020 में क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, सर ये हाँ क्लासेस कितने दिन लगेंगे? 5 दिन, 5 दिन में केमिस्ट्री खत्म ओके करनी है हमें। ओके, ओके। चलो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए इस चैप्टर के जो बेसिक बेसिक थे चारों। तो एक बार और बताइए वो क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड में, परीक्षा बोर्ड में क्या हो गया, एक बार और दिखाएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है आप देख लीजिए, ये रहा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये होता है। ओके तो थैंक यू। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको 3 4 क्वेश्चन और निपटाने हैं यहाँ से। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से होती है, आपने ये वाली बॉन्ड देखी होगी, ये वाली बॉन्ड देखी होगी, ये इस तरीके से होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लोन पेयर जो है इसको बोलते हैं लोन पेयर, ये क्या करता है, डोनेट कर देता है इस तरीके से, इसके बीच में बन जाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होता है बस। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से चिलेशन के ऊपर, कि चिलेशन क्या होता है, चिलेशन क्या होता है। चिलेशन बहुत इजी है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें। इसमें आपको सिर्फ इतना सा याद करना पड़ेगा, चिलेशन का मतलब होता है एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। चिलेशन मतलब होता है व्हेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच टू अ सेंट्रल मेटल एटम एंड मेक अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। चिलेशन इज अ प्रोसेस, और चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। अब ये जो चीजें हैं ये क्या है, किस तरीके से है, उसको याद करने के लिए आप लोग यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा।
इसमें 3-4 कंपाउंड है जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, वो बार बार आएंगे। आपको लगेगा कि ये तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। 4-5 नाम है, 3-4 नाम है, आप लोग मान के चलो, जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो ये नाम है। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2, यहाँ पे PT, यहाँ पर ClCl, PT ClCl। आप लोग यहाँ पे एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये होता है हमारे पास। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स। और इसमें क्या हुआ होगा? तो आप बोलोगे यहाँ पर चिलेशन हुआ है। चिलेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो चिलेशन कब होता है? जब आपके पास बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स अटैच किसके साथ हो? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये हो गया बाइडेंटेड, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये बाइडेंटेड लगे हुए हैं, खासकर ये वाला बाइडेंटेड है हमारे पास, ये लगे हुए हैं इसके साथ। तो इस वजह से क्या बन रहा है? ये बन रहा है हमारे पास चिलेटिंग कंपाउंड। अब इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इसके ऊपर बात करें। अगर आप लोग चिलेटिंग कंपाउंड, चिलेटिंग लिगेंड बना देते हो, तो भैया ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और साथ में स्ट्रॉन्ग भी होता है और साथ में स्टेबल भी होता है। स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग दोनों होता है। मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। जो आप लोग नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हो ना, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा हो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से क्या बोलते थे हम लोग? रेजोनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग कर देना, स्टेबल कर देना। इसी तरीके से इस चैप्टर में होता है चिलेशन। चिलेशन मतलब है कि भैया अगर आपने चिलेशन लगा दिया, इसका मतलब है आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि आपको दो में से एक नंबर दे सकता है? तो उसका आंसर है ये। अगर ये 3 अक्षर लिख के आ जाओगे, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर। चिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है और ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बनता है रिंग टाइप स्ट्रक्चर, यहां पे बनता है रिंग टाइप स्ट्रक्चर। ओके, एग्जांपल आप लोग सभी सर याद रख लेना। क्या हो गया? सर एग्जाम्पल लिखना जरूरी है? बिल्कुल लिखना जरूरी है, तभी तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल लिख के आना। और आपको ऐसा लग रहा होगा एग्जाम्पल कठिन है, लेकिन अभी आपको ये वापस देखने को मिलेगा। ये इथाइलिन डायमीन बोलते हैं इसको, इथाइलिन डायमीन। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, याद करवाएंगे आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये भी याद करवाएंगे अभी, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ट्रिक से बताएंगे आपको। अच्छा, ट्रिक से याद आया, इसकी ट्रिक तो हमने बताई नहीं आपको, इसको कैसे भैया याद करोगे? इसमें जो पीटी लिखा है बीच में उसका मतलब क्या है? बताते हैं, रुको जरा, पहले ये देख लो, इसकी ट्रिक याद कर लो। Fe और यहाँ पे है Cn और यहाँ पे है 6। ठीक है, यहाँ पे लगेंगे हमारे पास बड़े बड़े ब्रैकेट्स। एक और ब्रैकेट लगाना है हमें, जो कि यहाँ पे लगेगा। देखिए, ध्यान से सुनना, ट्रिक है इसकी याद करने की। कुछ भी काम सर करो। हाँ, बोलो। ये वाला कंपाउंड वो एग्जाम में आता है क्या बार में? हाँ, ये कंपाउंड लिख के आना है आपको, यही तो याद करना है सिर्फ। ये तो याद करना ही करना है, मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे सेंट्रल मेटल एटम पूछ ले तब भी एग्जांपल लिख के आ जाना, लिगेंड पूछ ले तब भी लिख के आ जाना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तब भी ये एग्जांपल चिपका सकते हो। तो इसको याद करना, इसको ट्रिक सबको बताते हैं ना प्रॉब्लम याद करने की। देते हैं। इसको सर इसके अलावा और कोई सा तो नहीं करना पड़ेगा ना? और भी करना पड़ेगा, 4-5 याद करने इस चैप्टर से। ठीक है, तो यस सर। इसकी ट्रिक ये है, कुछ भी काम करो, कुछ सब ये भी वाला काम करो जरूर है। तो फैशन से करो। कुछ भी काम करो तो फैशन फैशन से करो। फैशन से मतलब 6, फैशन 6। कुछ भी काम करो तो फैशन से करो, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। इस तरीके से याद करो, हो जाएगा आपका। अब देख लो आप लोग, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो, कुछ भी काम करो करो तो फैशन से करो, फैशन से करो, से मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना इसको, ठीक है, फैशन से। अब देखो, एक एग्जांपल आपने याद किया यहाँ पे, एक आपने याद किया यहाँ पे, CH2 CH2 NH2 NH2 PT Cl Cl, CH2 CH2 NH2 NH2 PT Cl Cl, CH2 CH2 NH2 NH2 PT Cl Cl। ठीक है, 2 एग्जांपल आपको याद हुए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर होता है? इसको हम लोग इस एग्जांपल से याद करेंगे। अभी आप लोग देखते जाओ, ठीक है। पहले इसको नीचे वाले को देख लो, लिगेंड क्या होते हैं लिख देंगे आप लोग सभी, लिगेंड लिख के आ जाना। ओके, लिगेंड क्या होते हैं इसका एग्जांपल भी लिख देना। जो आपको बताया था ना, K4 FeCN6, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो, उसमें जो CN था वो क्या है हमारे पास? लिगेंड था। अभी आप लोग ये क्वेश्चन याद करेंगे, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
इसमें क्या अंतर होता है? तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का शायद हमने यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा होगा अलग से भी, ये रहा। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर होता है, इसको आपको समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। देखिए, डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? डबल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनको आप लोग पानी में डालोगे, जिनको आप लोग पानी में डालोगे तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे अलग अलग। अब ये जो कंपाउंड है इनको डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? फिर ये टूट जाते हैं तो अब भैया कहानी ये है कि ये नाटक करते हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यार, ये तो कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो पानी में जाके टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपने पानी में डाला तो पता चला ये तो नाटक कर रहा था, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह आपको दिखता है। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? डबल सॉल्ट, क्योंकि डबल सॉल्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे याद करोगे उसको भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो समझ में आया होगा कि डबल सॉल्ट ऐसे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अगर आप लोग पानी में, जो दिखने में तो हमें कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, बट जब भी आप इनको पानी में, वाटर में मिलाते हो तब जाके ये कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। मतलब जो भी इसके आयंस होंगे उसमें ये ब्रेक हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उन कंपाउंड को बोलते हैं जो कि पानी में डालने के बाद भी पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो आप लोग, K4FeCN6। तो ये जो होता है, ये आप लोग देखोगे ये इस प्रकार से टूटता है पानी में डालने के बाद। K4 तो अलग टूट गया, और ये जो बच गया बीच का, ये इतना इतना, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा, क्योंकि आपको बताया था हमने कि आंधी तूफान कुछ भी आ जाए ये नहीं टूटेगा। तो इसलिए ये होते हैं कॉम्प्लेक्स, और ये दिखने में कॉम्प्लेक्स होते हैं, बाकी एक्चुअल में ये पानी में डालने के बाद टूट जाते हैं। ये लिखा है ना सेकंड पॉइंट, दिस डिसोसिएट इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये तो भैया कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और जो चीज आपको लिखनी है, यहाँ तो परीक्षा बोर्ड वालों ने बहुत सारी ऐसी चीज लिख दी है जो कि कुछ मतलब ही नहीं है। जो इजी तरीका वही है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई जाती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई जाती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई नहीं जाती है। आई बात समझ में? अब इसमें आपने आपको दो याद करवा दी है। अब भैया 2 नंबर से ज्यादा का ये आएगा नहीं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल फिर भी हम लोग याद करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको सही रहेगा याद करवाना, ताकि अगर आप एक भूल भी जाओ तो एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठा रहे। देखो, पढ़ना चाहो तो यहाँ परीक्षा बोर्ड में पढ़ लेना। डबल सॉल्ट आर एडिटिव कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन लेटिस बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ब्रेक इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में ये ब्रेक हो जाते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल देखो, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस, NH4 ट्वाइस, SO4 डॉट H2O। ये जो है ये इस प्रकार से ब्रेक हो गया, Fe अलग हो गया, SO अलग हो गया, NH4 अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, H2O अलग हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? इनको आप पानी में डालो तब भी वैसे ही रहेंगे, और नहीं डालो तब भी वैसे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है कौन सी बॉन्ड? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई जाती है। ठीक है, हम जो चैप्टर में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट तो बस नाटक करते हैं दिखने में। याद करने का तरीका इसका क्या? इसका एग्जांपल तो याद हो गया होगा आपको सबको, ये तो लिख दोगे आप लोग, K4FeCN6। ठीक है, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। इसको याद करने की ट्रिक हमारे पास क्या है? इसको याद करने की ट्रिक हमारे पास बहुत शानदार है, जो कि हमने यहाँ से बनाई है। यहाँ से देखिए, इनको आप लोग सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। ये बहुत मशहूर टिकटॉकर थे एक टाइम पर, लेकिन अभी भी इनके इंस्टाग्राम पे फेजो। रील्स वगैरह बनाते हैं। हाँ, फेजू। तो ये क्या लिखा है? फेजू। तो फेजू जो है भैया कहीं पर गए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने जो शूज हैं, मतलब जूते जो हैं, आप लोग देख पाओगे यहाँ पे, ये जो जूते हैं इनके, इनको पॉलिश करवाना है। क्या करवाना है? पॉलिश करवाना है। लेकिन भैया किसी ने बोल दिया कि भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है पॉलिश करने के लिए, हमारे पास है सिर्फ पानी। क्या पानी से कर दें क्या आपके जूते पॉलिश? तो ये क्या बोलेगा? फैजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से। फैजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से। इस तरीके से आपको याद करना है। फैजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से। ठीक है, ऐसो मतलब शू, ये हो गया शू, ये हो गया पानी। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। एग्जाम में लिख के जरूर आना अगर ये आ जाए तो एग्जाम्पल, ताकि एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा आपका कि यार इनको तो ये भी आता है, फॉर्मूला भी आता है इतना डिफिकल्ट। ओके, सो ये रहेगा, ये आपका हो गया कंप्लीट। चिलेशन देख लो, चिलेशन भी आया था। अब ये इन्होंने तो इतना खतरनाक एग्जाम्पल ले रखा है परीक्षा बोर्ड वालों ने, लेकिन आप लोग इजी कर लेना इसको। ठीक है, अपन ने जो पढ़ा है ना, CH2CH2
ठीक है, CH2 NH2 उसके बाद PT कर देना, फिर ClCl चिपका देना। इस तरीके से आप लोग याद करना उसको, वो सिंपल है। अब अगर वो आपने याद कर लिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ये आता है परीक्षा में। परीक्षा में आपसे पूछते हैं कि भैया बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड में क्या अंतर होता है, इनके एग्जाम्पल दे दो। तो बाइडेंटेड जो होता है वो यही है, वो CH2 आप लोग देख रहे थे ना, आपने जब चिलेशन पढ़ाया था आपको तब बताया था, वो यही तो है। यही तो बोला कि एक याद कर लो, उसके बाद धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक एक से एक याद होते जाएंगे। CH2 हो गया, इसके बीच में ये बॉन्ड बना दिया आपने कार्बन कार्बन के बीच में। इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, NH2 लगा दोगे, NH2 लगा दोगे। ठीक है, अब इसको बाइडेंटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डोनेशन होता है लोन पेयर का, ये दो तरफ से हो सकता है। कहाँ कहाँ से हो सकता है भैया, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से N से और यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। आई बात समझ में, तो ये इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेड। अब इसको हेक्साडेंटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 6 तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये 1 2 3 4 5 6, जी हाँ, आपको ये भी याद करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, सर इसको ये बोल एग्जाम्पल है, ये दोनों में काम आ जाएगा या सिर्फ बायोडेंटिक में? ये जो एग्जाम्पल है ये बाइडेंटेड का है, ये है हेक्साडेंटेड का एग्जाम्पल। एक ये दोनों CH2 में काम नहीं आएगा। हाँ सर CH2 सेंटर में एटम है क्या? नहीं, ये जो पूरा का पूरा एक ही है, ये पूरा का पूरा एक ही है, ये पूरा का पूरा लिगेंड ही है, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही है। इतना बड़ा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है भैया, चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, आया समझ में। यस सर। ये आपको CN जैसा नहीं मिलेगा, ये खतरनाक है। उसके बाद ये तो उससे भी खतरनाक है, देख रहे हो। देखो ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये इसी से मिलके बना, इसका नाम देख लो सबसे पहले तो, इथाइलिन डायामीन। इथाइलिन डायामीन, इसको बोल दो इथाइलिन। और कितने लगे हुए हैं आमीन ग्रुप, कितने लगे हुए हैं, आमीन ग्रुप 1 और 2, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन डायामीन। इसको प्यार से लोग बोलते हैं ईआन, EN, EN इसको बोलते हैं, EN, सिर्फ EN बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जब आपको नेमिंग करवाएंगे ना, नेमिंग की क्लास लेंगे या फिर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे नेमिंग का, तो वहां पे आपको आसानी रहेगी और आप देखोगे कितना काम आता है ये ईआन। ठीक है, ईआन, तो इथाइलिन डायामीन इसको बोलते हैं। अब इथाइलिन डायामीन से ही भैया ये बन जाएगा, देख लो, इथाइलिन डायामीन। इतना तो आपको ऐसे याद हो गया, बस टेट्रा एसीटेट याद करना है। मतलब यहाँ पे ये हुआ, कहने का मतलब ये है, कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे लगाओ 2, ठीक है, CH2 बन गया। अब यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने CH2 लगा दिया, इसमें आपने लगाया N। काम करते हैं, इधर लगा देते हैं, समझ जाओगे ना, कहीं भी लगा दो, N यहाँ लगा दिया और N आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इस N से जुड़ेंगे 2, इस N से जुड़ेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन को भगाओ, इसको भी हटाओ, तो 2 बॉन्ड फ्री हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो लगे हुए हैं, ये क्या है, एक तरीके से ध्यान से देखोगे तो सब एक ही तो है। आप लोग इन सबको लिख सकते हो CH2COO, CH2COO। जी हाँ, आपने जो देखा था ना CH3COOH, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको आप लोग एसिड बोलते हो, इथेनोइक एसिड बोलते हो। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है हमारे पास, वो यही तो होता है, एसिटिक एसिड। तो आपको यहाँ पर H को हटाना है और यहाँ पे CH3 आता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, CH2COO, यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ पर भी CH2COO। तो बस ये बन जाएगा आपके लिए। ओके, यहाँ पे बीच सर में बॉन्ड लगाना इस तरीके से। हाँ बोलो। सर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? ये कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट्स, हेक्साडेंटेड है ये, हेक्साडेंटेड 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, 1 2 3 4 5 6। और आप इलेक्ट्रॉन ना बोल के इनको बोलो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, सर लोन पेयर को डोनेट करते हैं। हाँ बोलो। सर इसका कंपाउंड अपने से बना के दिखा दीजिए ना एक बार। कंपाउंड कैसे, इसका कंपाउंड एक बार अपने से इजी तरीके से बना के दिखा दीजिए ना, इससे समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये ये जो है सर ना, ऊपर बनाया था। ये जो है ना, अभी बनाया था तो सही हमने यार, यहाँ पे इस तरीके से। आप लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हो कि इसको रिएक्शन में मतलब पूरा बना के बताएं, पूरा कंपाउंड पूरा, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी हो, नंबर भी हो, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं यार, उसका नहीं कोई मतलब नहीं है। आप लोग इससे याद कर लो इस नहीं, ये तरीके से। ना इस टाइप से इसको नीचे वाला को बना दो ऐसा।
आप सिर्फ इसको डायरेक्ट याद करो, CH2 NH2 यहाँ पे आता, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन हटाए, तो यहाँ पे बॉन्ड फ्री हुई, यहाँ पे बॉन्ड फ्री हुई, यहाँ पे बॉन्ड फ्री हुई, यहाँ पे बॉन्ड फ्री हुई। देखो आपकी ये है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हर चीज समझ में आपको नहीं आएगी, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन है याद करने का। ठीक है, हम लोग ये जो चैप्टर है, चैप्टर के लगभग एंड में आ चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो हमने स्टार्ट ही किया था, लेकिन अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर के, और ये जो क्वेश्चन कर लोगे ना, तो इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन, तो याद कर ही लोगे यहाँ से देख देख के। इसके बाद यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 लगे हुए हैं, तो क्या बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा। अब ये जो ग्रुप है, अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है हमसे, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे ना, तब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ईजी था। एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, जब हमारे पास 2 कार्बन आती है, साथ में COOH ग्रुप आता है, तो यहाँ पे आपको एसिटेट लिखना है, एसिटेट लिखना है। इसी को प्यार से बोला जाता है EDTA, EDTA। यहाँ से E ले लो, यहाँ से D ले लो, यहाँ से T ले लो, यहाँ से A ले लो, EDTA। आया समझ में, EDTA बोलते हैं इसको। देखो 2-3 बार बना के देखना इनको अपनी कॉपी में, तो आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार बनाकर देखना पड़ेगा आपको। हाँ सर जैसे थोड़ा बहुत गलत बन गया है, लेकिन अपन ने उसमें 6 लोन पेयर दिखा दिए, तो सर मार्क्स मिल लेते हैं क्या? आप उनके ऊपर है, कॉपी चेक करने वाले के ऊपर, कि वो आपको नंबर दें या ना दें। एक तरीके से वो गलत हुआ ना, वो तो नंबर काट सकते हैं आपके, अगर आप गलत बना के आते हो तो। बाकी देखो होता क्या है MP बोर्ड में, आपको रियलिटी सर बताते हैं। 5 दिन में ऑर्गेनिक हो जाएगी, देखो अगर आपके मार्क्स पहले से 5 दिन कम में है, हमारी ऑर्गेनिक में हो जाएगी, क्या हो गया, 5 दिन में ऑर्गेनिक में हो जाएगी हाँ ऐसा। ऑर्गेनिक भी हो जाएगी, ऑर्गेनिक भी हो जाएगी। ठीक है, उसकी चिंता मत करो, ऑर्गेनिक आप भी जो क्वेश्चन करवाएंगे। दे रहे हो सिर्फ वही करने से हो जाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक करने से सिर्फ हो आप जाएगा, जो करा रहे हैं वही करें। हाँ हम जो करा रहे हैं सिर्फ वही करो अभी तो आप पहले। ओके चलो, ये चीज के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले आप लोग ये समझ लो यार कॉन्सेप्ट, आप सभी लोग देखिए। हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल आएगा EDTA। परीक्षा बोर्ड उठा के देख लेना, ऑब्जेक्टिव देखना वहां पे ये आया कि नहीं आया हेक्साडेंटेड लिगेंड का। आपसे पूछते हैं कि कौन सा हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, तो उसका आंसर आता है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। बाइडेंटेट का एग्जांपल क्या है, इथाइलिन डायमीन, इसका बाइडेंटेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है MP बोर्ड में। जरा देखो तो आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं। ये आपका डबल सोल्ट का तैयार हो गया, लिगेंड का तैयार हो गया, चिलेशन का याद हो गया, डबल सोल्ट कॉम्प्लेक्स सोल्ट का याद हो गया आपको। इसके बाद यहाँ से आप लोग देखेंगे तो बाइडेंटेड हेक्साडेंटेड में क्या डिफरेंस होता है वो आपको याद करवा दिया, इतना याद करवा दिया आपको। बाकी यहाँ से सर नेमिंग का क्वेश्चन भी एक मोनोडेंटेड आता है, नेमिंग भी करवाएंगे आपको, लेकिन सर केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव दोगे आप? हाँ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव तो करवाएंगे। चलिए तो ये था, आप लोग इसको नोट कर लेना, इसको करना, लिख लिख कर देखना, हो जाएगा। सर मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, अपने नॉर्मल वाले, जैसे Cl हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन जो हमारा होता है ये क्या है, मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये, तो ये मोनोडेंटेट का एग्जांपल है। ये बाइडेंटेट का एग्जांपल है, ये हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है। आया समझ में, ऐसे करने जाओगे तो चैप्टर ही खत्म नहीं होगा आपसे, आपको कुछ चीजें जल्दी जल्दी करनी रहेगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद एक नेमिंग का आता है क्वेश्चन, यहाँ से IUPAC नेमिंग, इसका एक वीडियो शेयर करेंगे आपके पास, 20 मिनट का वीडियो है, जहां पर IUPAC नेमिंग पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई है हमने। ठीक है, तो आपके लिए वो होमवर्क रहेगा, उसको आपको करवाना है। बाकी अगर हमारे पास क्लास में टाइम मिला और कभी, तो हम लोग IUPAC नेमिंग भी आपको करवाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स पे। आप ऐसा मत सोचना कि चैप्टर हमने फिनिश कर दिए। भैया एक बार बोलो रिपीट कर दो, क्या रिपीट करना है, रिपीट बोलिए। कर दो जो लास्ट कॉपी पेज कर दो, लास्ट में हमने ये पढ़ाया मतलब था, डिवीजन। हाँ एक बार पूरा डिटेल करवा दो। देखो यार क्लास की सर रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड क्विक करवा देंगे। रिवीजन सर। क्विक रिवीजन, हाँ एक शॉर्ट में हाँ आपको हाँ ओवरव्यू कर दे दो। सकते हैं, बाकी पूरा तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। सर जब वीडियो एंड होगा सर, जब उस टाइम सर एक बार क्विक रिवीजन करवा देना। हाँ करवा देंगे, चलो ऐसा कर लेते हैं ना, अभी तो हम लोग आगे चैप्टर पे बढ़ते हैं। जी सर। सर परीक्षा अध्ययन करना जरूरी है। अरे ये कृष्णा भाई, आप ये माइक बंद करो ना अपने, ये कौन कौन है सर ये?
माइक बंद कर लो भैया, किसका माइक ऑन है? सर 2-4 लोग को माइक ऑफ। माइक ऑफ करो भैया, माइक ऑफ करो आप सभी ये लोग, विनीता करके एक। माइक ऑफ कर लो यार भैया आप लोग सभी। चलो हो गया माइक ऑफ। हाँ तो भैया बायोमोलिक्यूल्स पे आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। देखो जो बायोमोलिक्यूल्स है उसके 4 सेक्शन होते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं बेसिक, फिर उसके बाद हम लोग आईएमपी करेंगे। ये 4 सेक्शंस होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं, और विटामिन से तो एक चार्ट होता है पूरा वो बनता है। प्रोटीन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और न्यूक्लिक एसिड से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। बस चैप्टर फिनिश। चलो तो हम लोग पहले प्रोटीन करेंगे, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन 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 क्या समझते हो प्रोटीन से आप लोग सभी? प्रोटीन, प्रोटीन होता है भैया बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारी बॉडी को चलाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, बिना प्रोटीन के हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है, और लाइलाज बीमारी भी हो सकती है। एग्जाम्पल है आपके सामने, ये देख रहे हो, कुपोषण भारत छोड़ो एक अभियान चला था। ठीक है, वहाँ पे कुपोषित बच्चे इस प्रकार से रहते हैं अभी भी बहुत सारे देशों में, खासकर अफ्रीकन सिटीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में। वहाँ पर तो अभी भी कुपोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए हमारे इंडिया में तो क्या होता है, जो आंगनवाड़ी वगैरह होती है वहाँ पर सत्तू के पैकेट, दलिया वगैरह सब कुछ दिया जाता है छोटे बच्चों को खासकर। तो ये सारी चीज़ें, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं भैया, तो जानना जरूरी था ये चीज़ें। लेकिन अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो प्रोटीन क्या होता है? अगर कोई से बेसिकली आपसे पूछ ले तो आप बोल सकते हो बॉडी बिल्डिंग फूड है ये। क्या है ये? बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसके अलावा आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? तो आपको लिखना है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियास, मीनिंग प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंट। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोटीन का मतलब होता है, प्रोटीन का मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या है भैया प्रोटीन का मतलब? केमिस्ट्री केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्रोटीन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। जब इसकी एक लंबी सी चेन बन जाएगी, लंबी सी चेन कैसी भी बन सकती है, ऐसी ऐसी घुड़ी मुड़ी कैसी भी बन सकती है। अभी आपको इसका क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमीनो एसिड की चेन कैसी होती है। तो कैसी ही बन जाए, उस चेन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कुछ नहीं होता है, प्रोटीन एक चेन होती है। किसकी चेन? अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड, हमारा चैप्टर 1 आमीन, आमीन, वहां पर भी यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अमीनो एसिड कैसा दिखता है? अमीनो एसिड ऐसा दिखता है, अमीनो एसिड। अब आप लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या आ गया, इसको याद करना पड़ेगा क्या? हाँ याद करना पड़ेगा आपको, और इसको याद कर लोगे तो 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो नहीं, एक तो ये क्वेश्चन और एक साथ में एक और आएगा, वो दोनों को मिला के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक समझो। अमीनो एसिड बोलना सीखो पहले तो। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। सबसे पहले कार्बन तो आपको चाहिए ही चाहिए, कहीं भी हो जाए। ठीक है, तो कार्बन तो आपको चाहिएगा। इसके बाद देखते जाओ, कार्बन की होती है 4 वैलेंसी। अमीनो एसिड, अमीन, अमीन जो हमारा होता है चैप्टर, अमीन चैप्टर में सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। लेकिन हमारे पास NH2 चाहिएगा, क्योंकि एक वैलेंसी तो हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो NH2 यहाँ पे आ गया। इसके बाद एसिड, एसिड का मतलब, एसिड मतलब COOH, एसिड मतलब COOH। तो यहाँ पे आपको चिपकाना है COOH। ठीक है, COOH। तो यहाँ पे हमने यहाँ कर दिया COOH। ठीक है, अब बात करते हैं भैया ये 2 जगह पे क्या करें, यहाँ पे और यहाँ पे। एक जगह तो चिपका दो हाइड्रोजन। ठीक है, जो यहाँ पर कुछ नहीं आता है वहां पे क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। अब बचा एक जगह और, यहाँ पे क्या करें? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, वेरी गुड, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे आएगा एल्काइल ग्रुप। ये जो है यहाँ से शुरुआत होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो होता है एल्काइल ग्रुप R। ये आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा जब आपको पढ़ाएंगे। R जो है ये यहाँ पर वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। जैसे हमारे पास मैथ्स में X होता है वेरिएबल, इसी तरीके से R वेरिएबल है।
आर की अगर मैं वैल्यू CH3 की जगह पर CH2 5 रख दूं तो कुछ और आंसर आएगा। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज हो सकती है आर की। ठीक है, आर कुछ ऐसी कुछ केमिकल नेम नहीं है। आर आर तो बस एक वेरिएबल है, ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप को बताता है। एल्काइल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। ओके, सो ये चीज है। एक काम करते हैं, आप सभी के माइक ऑफ हम ही कर देते हैं एक बार और। चलो हो गए माइक ऑफ। आप लोग माइक ऑफ कर लिया करो, जैसे आप बोलो उसके बाद माइक ऑफ करा करो। ओके, सो ये हो गया हमारा अमीनो एसिड RHNH2COOH अमीनो एसिड। अगर ये याद कर लिया तो फिर आपके एक क्वेश्चन और तैयार यहां से हो जाएगा आपका ये वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड। एक बार हम लोग वीडियो में टॉपिक बता रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि ये पेप्टाइड बॉन्ड तो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री तो रिड्यूस हो गई। तो भैया वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, वो पेप्टाइजेशन होता था पहले जो रिड्यूस हुआ है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये तो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, थोड़ा सा नाम चेंज होता है वहां पे सरफेस केमिस्ट्री में। अब तो रिड्यूस हो गया वो चैप्टर। देखो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अभी जो आपको याद करवाए ना, वहीं से हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसको बोलते हैं व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड एंड बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। यहां से लेकर यहां तक आपको याद करना है। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से सुनना, एक बार में सुन लेना आप लोग सभी। पेप्टाइड बॉन्ड है क्या? ये बॉन्ड है एक। अरे भैया बॉन्ड है। अब बॉन्ड किस किस को कनेक्ट करेगी? दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड आती है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड आती है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर दो अमीनो एसिड को जो कनेक्ट करके रखती है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा भैया ये समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल तो लिखना पड़ेगा परीक्षा में, तभी जाके हमको नंबर मिलेंगे। बिल्कुल, आपने भी जो फॉर्मूला याद किया है अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया है तो। यहीं पर देख लो आप लोग, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इतने इतने को, यहां पे क्या है? यहां पे आप लोग NH2 देखोगे, यहां पे COOH देखोगे, यहां पे क्या है? यहां पे आपसे बोला था कि R ग्रुप आएगा ऊपर, या इसको H को हटा दो, इस H को हटा दो, तो ये क्या आएगा? R ग्रुप। R ग्रुप क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब देखना, R का मतलब बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं पता है? कि यहाँ पे आएगा या तो CH3, या तो CH3 आएगा, या फिर आएगा C2H5, या तो आएगा C2H5। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर का मतलब सिर्फ एल्काइल ग्रुप नहीं होता है। आर का मतलब होता है कार्बन की वैल्यू। कार्बन हमारे पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कार्बन जीरो भी हो सकता है। कार्बन अगर जीरो होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ जाता है। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन एक होता है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे देख लो आप लोग, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं। अब ये हाइड्रोजन जो है इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे H लिख देते हैं, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें? अब लोग हमने यहाँ से H ले लिया, अब तो हमें यही यूज करने पड़ेंगे इन दोनों में से कोई एक। हमने CH3 यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, यहाँ से COOH था, यहाँ पे क्या है? NH2 था। यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से एक OH ले लो, तो क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ से पानी हो जाएगा बाहर, यहाँ से पानी हो जाएगा बाहर, पानी हो जाएगा बाहर। हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, जो कि दिखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो इतना इतना है और ये इतना इतना एरिया है, तो सेम ही तो है पूरा प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं, कहाँ पे गई हमारी बॉन्ड? ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि दो अमीनो एसिड को कनेक्ट करके रख रही है। इसका नाम होता है ग्लाइसिन, इसका नाम होता है एलेनिन। एलेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन। ग्लाइसिन और एलेनिन से मिलकर बनता है, ग्लाइसिन से बनता है ग्लाई, और एलेनिन का बनता है एले, एला, ग्लाई एला। ग्लाई एले जो होता है ये दोनों का मिक्सचर होता है, ग्लाइसिन और एलेनिन का। आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप इसको देखते हो तो ये कॉम्प्लेक्स लगता ही लगता है। लेकिन आप लोगों को हम लोग एक बार और समझाने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, फिर से बेसिक से उठाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि अमीनो एसिड क्या होता है। क्या बताया था? सबसे पहले कार्बन होगी, कार्बन में चार वैलेंसी होती है कार्बन की, एक, दो, तीन और एक, चार। एक आता है हमारे पास हाइड्रोजन, हमने लगा दिया हाइड्रोजन। अब हमारे पास नाम क्या होता है? अमीनो एसिड। तो अमीनो में आता है अमीन ग्रुप,
तो यहाँ पे लगा दो आप लोग आमीन ग्रुप। आमीन ग्रुप क्या होता है? NH3 होता है वैसे तो, लेकिन हम लोग NH2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक वैलेंसी खाली भी रखनी है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? COOH आएगा, COO, और यहाँ पे आएगा H। अच्छा भैया, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपके पास एक वेरिएबल, जो कि हम लोग इसको अभी के लिए बोल देते हैं R। ठीक है, एक बार और बना लो, एक और कंपाउंड बना लो। यहाँ पे क्या आएगा? NH2। अब हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, NH2 आ जाएगा। ठीक है, NH2 कर दो आप लोग यहाँ पे। यहाँ पे आपका कार्बन रहेगा, कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, तो 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। एक जगह लगेगा आपका हाइड्रोजन, इसके लिए हम लोग लगाएंगे COOH। सर ये भी लिख सकते हैं, क्या क्या हो गया? ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं तो यही तो इसमें। फॉर्मूला है। अभी आप लोग अरे ये समझो, वाला अभी रुको, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अभी आपको पूरा बताते हैं, उसके बाद समझना। अभी तो हम लोग चेंजेस करने वाले हैं यहाँ पे। अब इस R की वैल्यू भी चेंज करनी है, इसकी वैल्यू भी चेंज करनी है। इसकी जगह पे हम लोग लिख लेते हैं H, यहाँ पे लिख लेते हैं CH3। वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम वही है, वही करने वाले हैं हम लोग, बस देखते जाओ। यहाँ पे आ जाएगा 3। अच्छा, अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? वाटर बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से ले लो OH, यहाँ से ले लो OH, और यहाँ से एक H ले लो। तो आपके पास 2 H है तो एक ले लो। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ये निकाल लोगे आप, तो आपके पास यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। बस यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं, यही चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं। आप लोग खुद देखो, अगर इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, यहाँ से ये निकल गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? ये इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा इसके बीच में। और ये जो बॉन्ड बन रही है ये वाली, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, इसको बोलते हैं एलेनिन। और दोनों का जो मिलके कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं ग्लाई अला। ओके, सो ये क्वेश्चन था आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 2 बार तो हमने करवा दिया है, अब 1-2 बार आप लोग ट्राई करना। इसके सर बाद ये हमारे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब इक्वेशन के लिए? देखिए आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। 2 नंबर में आएंगे, पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं। ये इस तरीके से बोलेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, इस तरीके से आपसे पूछेंगे। अभी आपको एक प्रोटीन का करवाया था, तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं प्रोटीन की, व्हाट डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, इसके बाद अभी आपको ये क्वेश्चन करवाना है आमीन से रिलेटेड, और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, चिंता मत करो इनकी कि टफ है, ये इजी है, बस एक बार समझ लेना आप। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो कि है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको आपको समझाते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बाइस्ड होने वाले हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से सुनना। प्रोटीन जो है, प्रोटीन कहाँ पे होता है? अंडे में पाया जाता है प्रोटीन। ओके, सो आपने देखा होगा, ऐसा बोलते हैं कि जो कच्चा अंडा होता है और एक उबला हुआ अंडा होता है, दोनों में ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? कच्चे अंडे में होता है। ठीक है, जो उबला हुआ अंडा होता है उसमें प्रोटीन कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो हमारे पास प्रोटीन है उसको अगर टेम्परेचर दे देंगे, ठीक है, उसको गर्म कर देंगे, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज कर देंगे, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है, मतलब जो हमारे पास प्रोटीन होगा, वो क्या हो जाएगा? उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज जो जो काम की चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। बस यही चीज है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब भी। एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो 4 प्रकार के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होता है हमारे पास वो 4 प्रकार के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जरा देखो तो ध्यान से, याद मत करो, समझो। एक ये होता है सिंपल सा, एक होता है इस तरीके से, एक होता है ये, और ये होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट अभी भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है करता है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है नहीं करता है। लेकिन अभी तक जो बताई गई ये बातें वो ये है कि हाँ, हो सकता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी संभव। ओके, सो यहाँ पे अमीनो एसिड जब हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मुड़ जाएगा, मतलब आप लोग देख सकते हो हेलिकल शेप में या शीट के शेप में आ जाएगा,
उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा जब ये ऊन के गुच्छे जैसा, धागे का गुच्छा जो होता है उसकी तरह बन जाएगा तो उसको बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको समझना बहुत मुश्किल है उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लोग इनको गर्म करोगे प्रोटीन को तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसकी ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कितने ही आप लोग उसको गर्म कर लो। आई बात समझ में? जैसे मान लो हमारा जो अंडा होता है, अंडे में होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर आप इसको गर्म करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, और गर्म करोगे तो यहाँ पे आएगा। गर्म करना मतलब उबालना। ओके, सो ये चीजें हैं। तो इसी से हम लोग इसके पॉइंट भी लिख देंगे, साथ में जो आपको समझाया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग ये देख लो, दो डेफिनेशन में से जो अच्छी लगे वो याद कर लेना। द प्रोसेस विच कॉज चेंज इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन ड्यू टू फिजिकल चेंज इन द प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है किसकी वजह से? जब आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करोगे तो भैया उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब इसको और अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम बना देना अगर चाहो तो इस तरीके से कि ये नॉर्मल प्रोटीन था, डीनेचुरेशन हुआ तो अब ऐसा हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा हट गया ये कॉम्प्लेक्स। Denaturation is a process in which protein or nucleic acid lose the quaternary structure, tertiary structure and secondary structure which is present in their native state। मतलब क्वाटरनरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब इसके 3 पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 याद करने हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो इफेक्ट में पहला इफेक्ट आप लोग याद कर ही लो कि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसकी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी अगर आप बनाना चाहो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी अभी तक इसके ऊपर अभी भी विवाद चल रहा है कि क्वाटरनरी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसलिए सेकेंडरी टर्शरी जो स्ट्रक्चर है इसके, ये तो क्या हो जाएंगे? डीनेचर्ड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बट प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे हमने एक लाइन को डबल कर दिया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसको भी हमने डबल कर दिया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो रिमेन अनअफेक्टेड, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी अफेक्टेड नहीं रहेगा, मतलब अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। और अगर आप एग्जांपल याद करना चाहो तो एग वाइट का याद कर लेना। अंडे का जो एग वाइट होता है ना, तो वो क्या होता है, वो हम बॉयल होने के बाद क्या हो जाता है? जम जाता है, वो कोएगुलेट हो जाता है। कोएगुलेट मतलब जमना। क्या जम जाता है? अंडे का जो एग वाइट होता है अंदर का, वो बॉयल होने के बाद वो पूरा जम जाता है। ठीक है, मतलब उसकी जो डिनेचुरेशन प्रोसेस हो जाती है वहां पे। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो आप इनमें से 3 में से कोई से 1 पॉइंट 2 पॉइंट याद करके जाना, ताकि अपना आंसर को आप बड़ा कर सको। ओके, ये है, ये हो गया डिनेचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ है एमपी बोर्ड में। ठीक है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर से एक बार और समझ लो, बिल्कुल बेसिक से एक बार और समझा रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस करोगे तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में, सॉरी, फिजिकल एक्टिविटीज में आप चेंज करोगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो चेंज होगी, साथ में एक चीज यहाँ पे जो देखने वाली ये है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नेटिव स्टेट या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर बचेगा। ओके, इसके बाद आप लोग लिखना चाहो तो ये लिख देना कि एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस गेट डिस्ट्रॉयड। ये तो लिखी दोगे, साथ में एग्जांपल चाहो तो याद कर लेना कि कोएगुलेशन मतलब जमावट, अंडा जो होता है बॉईल करने के बाद जम जाता है, उसका एग वाइट जो होता है अंदर का वो जम जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे भैया न्यूक्लिक एसिड की। आपको बोला था ना ये चैप्टर हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोटीन हो गया, एक हो गया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से हम लोग 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि न्यूक्लिक एसिड होता कहाँ पर है? हमारे शरीर में। ठीक है, हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोग बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर जांचो। तो आपके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज चल रही है कि आप जानते नहीं हो। ठीक है, ये देखो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वैसे होता कहाँ है इसको देखने के लिए आप लोग देखेंगे, ये होती है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार की जो ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत 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 माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप लोग देख रहे हैं।
ये बहुत छोटे लेवल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में ही इस तरह के थ्रेड्स होते हैं जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, और साथ में एक और होता है यहीं पे आरएनए, ठीक है। वो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे। तो आप लोग समझ पा रहे हो न्यूक्लिक एसिड कितने अंदर होता है हमारे। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, किस तरीके से इसके यूजेस हैं, और ये क्या काम करता है, ठीक है, इसको पूरा हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसी क्वेश्चन के साथ आपको समझा भी देंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक वर्ड में अगर आप लोग समझना, एक वर्ड नहीं बोलना चाहिए, एक सेंटेंस में अगर आप लोग समझना चाहो तो ये है। जैसे आपने देखा था अमीनो एसिड, क्या देखा था आपने, अमीनो एसिड देखा था, अमीनो एसिड। तो उसी तरीके से ये है न्यूक्लिक एसिड। अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। लेकिन जब न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बनेगा, ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बनेगा। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझो, अमीनो एसिड जो था हमारे पास, उसको जोड़ने से हमारे पास प्रोटीन बनता था। लेकिन यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब ये जो है न्यूक्लिक एसिड, ये किसकी चेन है, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ओके, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होंगे वो किससे मिलके बने हुए होंगे, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए होंगे। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे यहाँ पे, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स, उनसे मिलके क्या बनेगा, एक न्यूक्लिक एसिड बनेगा, एक न्यूक्लिक एसिड। तो आपसे कोई पूछ ले बताओ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। किसकी चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। और हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब एक बड़ा कंपाउंड, पॉलीमर मतलब बड़ा कंपाउंड, मोनोमर मतलब छोटे छोटे टुकड़े, एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ सकते हो। तो ये एक पॉलीमर है, मतलब एक बड़ा कंपाउंड है। किसका बड़ा कंपाउंड है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स का। इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं भैया। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं डीएनए, एक को बोलते हैं आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, और आपको पता तो होना ही चाहिए वैसे कि डीएनए आरएनए कुछ चीजें होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये चीजें हमें समझ में आई। एक काम करते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए, माइंड को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि बहुत देर से पढ़ रहे हैं हम लोग। रिवाइज करते हैं थोड़ा सा इसको वापस से। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड है भैया चेन। क्या है, चेन है या फिर पॉलीमर है। किसके पॉलीमर है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड के। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही अगर हम लोग बोल दें कि 1000 न्यूक्लियोटाइड हो गए, लाखों न्यूक्लियोटाइड हो गए, इसकी पावर हम लोग कितनी लगा देते हैं, 1000 लगा देते हैं, ठीक है। मैथ्स इतना आपको आता होगा, इसकी पावर हमने 1000 लगा दी। तो अब ये किसके बराबर हो गया, ये न्यूक्लिक एसिड के बराबर हो गया, ठीक है। 100 लगा दिया हमने पावर, एक तरीके से हमने 1000 बोल दिया शायद। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भैया, न्यूक्लियोटाइड को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब यहां पर ये चीजें तो हमें समझ में आई। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। अभी देखो ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये चीज याद करनी है। ये तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, बाकी याद यही करना है आपको। शॉर्ट नोट्स और न्यूक्लिक एसिड आएगा तो आपको ये चीज लिखनी है, साथ में पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको ही बोलते हैं। साथ में आपको ये लिख के आना है कि दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है आरएनए। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे देखो, अगर वैसे तो फंक्शन आपसे पूछे नहीं जाएंगे 2 नंबर में, लेकिन बाय चांस अगर फंक्शन लिखना चाहो तो एक तो याद करके ही जाओ, दो है हमारे पास, एक तो याद करके ही जाओ। डीएनए किस लिए काम आता है, डीएनए आपने इतना सुना है, डीएनए 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 करते रहते हो। डीएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डीएनए हमारे हेरिडिटरी में काम आता है। हेरिडिटरी समझते हो, हेरिडिटरी का जो इफेक्ट होता है वन जनरेशन से अनादर जनरेशन में, उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए होता क्या है कि आपके अंदर भी आपके पेरेंट्स के गुण हैं, ठीक है। आपके अंदर भी आपके पेरेंट्स के गुण हैं। ये क्यों हैं, क्योंकि उनका डीएनए और आपका डीएनए, ठीक है,
वो एक ही है, एक तरीके से वहीं से आपका ट्रांसफर हुआ है। ओके, सो जो डीएनए होता है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी के लिए। ठीक है, हेरिडिटरी मतलब वही पितृक गुण जो होते हैं हमारे, वो हमारे अंदर क्यों आते हैं, यही होता है, डीएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में इसी वजह से गुण जा पाते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है, तो एटलीस्ट ये तो लिख के आ ही जाना। उसके अलावा एक और पॉइंट है कि डीएनए आरएनए जो होता है, वो जितने भी प्रोटीन हमने पढ़े थे अभी, ठीक है, ग्लाइसिन एलेनिन, दो याद करे थे ना हमने, ग्लाइसिन और एलेनिन, उनको हमारे बॉडी में कौन अच्छे से मेंटेन करता है, सिंथेसिस कौन करता है, डीएनए आरएनए ही काम करते हैं भैया। आपने तो खा लिया प्रोटीन, लेकिन उसके बाद उसको सिंथेसिस करने का काम कौन करते हैं, ये डीएनए आरएनए लग जाते हैं उस काम में। चलिए, तो ये चीज थी, ये हो गया हमारा शॉर्ट नोट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको करवाते हैं। देखिए हमने 6 पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन आपको कोई से 2 याद करने, 2 में से एक तो याद हो ही जाएगा आपको डायरेक्ट, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूले, इसका नाम भी याद कर लिया, डीएनए का फुल फॉर्म याद कर लिया, आरएनए का फुल फॉर्म याद कर लिया, तो आपका एक काम तो हो ही जाएगा। ये वाला पॉइंट तो आप सबसे बन जाएगा कि यहाँ पे होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे होती है राइबोस शुगर, यहाँ पे होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे होती है राइबोस की शुगर। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टैंड होते हैं, यहाँ पे 2 धागे होते हैं इस तरीके से, एक तो ये हो गया और एक ऐसा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, एक ही धागा होता है सिर्फ यहाँ पे। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब देखो, आपको एक काम करते हैं, दिखा देते हैं पहले। ये देखो, डीएनए में 2 धागे होते हैं, इसमें सिर्फ एक धागा होता है। ओके, यहाँ पे 2 धागे, यहाँ पे एक धागा, इसको स्टैंडर्ड बोलो, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये देखो स्टैंडर्ड। तो 2 धागे किस में होते हैं, 2 स्टैंडर्ड किस में होते हैं, डीएनए में, एक स्टैंडर्ड किस में होते हैं, आरएनए में। ठीक है, तो ये हो गया, डबल से डी याद कर लो, डी से डबल, डीऑक्सीराइबोस यहाँ पे होती है, राइबोस यहाँ पे होती है। इसके बाद हमारे पास आता है एक चौथा वाला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लोगे तो आपका एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, ये कर लोगे तो एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करते हो और लिख के आते हो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपके पास एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी है एक तरीके से कि इस ये जो होता है, इट इज नॉर्मल जेनेटिक सब्सटेंस। तो हमारा जेनेटिक सब्सटेंस है भैया, नॉर्मल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन आरएनए जो होता है, इसमें कुछ वायरसेस भी होते हैं। इट इज जेनेटिक सब्सटेंस, ये भी जेनेटिक सब्सटेंस है, लेकिन इसमें वायरसेस पाए जाते हैं। ओके, सम वायरसेस यहाँ पे हो सकते हैं। आई बात समझ में, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये भी जेनेटिक सब्सटेंस है और ये भी जेनेटिक सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पे वायरस हो सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड समझा दिया, इसके बाद डीऑक्सीराइबोस राइबोस समझा दिया। एक आता है यहाँ पे ये वाला पॉइंट, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा आपका। देखिए, यहाँ पे होती है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पे जो बेस होती है हमारे पास, बेस, शुगर बेस, तो यहाँ पे होता है भैया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। यहाँ पे है ना, एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तीनों चीजें तो कॉमन रहेगी, एडेनिन भी रहेगा, ग्वानिन भी रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाइमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा। ओके, अच्छा आप सभी को आवाज आ रही है, कोई बता दो। यस सर। जी सर, आ रही है। ओके, यस चलो सर। आ रही है। ये रहेगा भैया, आपको 4 पॉइंट हमने बता दिए, बाकी 6 से तो 6-7 पॉइंट है इसके, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से एक बार और याद करो हमारे साथ कि यहाँ पर नॉर्मल जेनेटिक सब्सटेंस है, ये है हमारे पास जेनेटिक सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पे वायरसेस भी हैं। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, यहाँ पे राइबोस शुगर पाई जाती है। यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल है। जरा यहाँ पे देखो तो आप, यहाँ पे एडेनिन है, इसमें इसमें भी है, ग्वानिन है, इसमें है भैया, यहाँ पर भी साइटोसिन, यहाँ पे है साइटोसिन, यहाँ पर भी है। थाइमिन, थाइमिन नहीं है भैया, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल है। इसको कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, एजीसीटी, एजीसीटी, एजीसीटी से याद करते हैं, एजीसीटी। इसको याद करते हैं एजीसीयू, एजी और यहाँ पे सीयू कर देना बस। ऐसे भी आप लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। इसको देखो, सुबह से उठ के पढ़ना 2-4 बार, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, टाइम तो लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है।
ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है केमिस्ट्री में जो आपको याद करनी पड़ती है। ये था 4 पॉइंट आपके यहाँ पे तैयार हो गए। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है हमारे पास, डीएनए आरएनए बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। इसके बाद हमारे पास विटामिन भी होते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जेटर आयन हमारे पास होता है। प्रोटीन आपको करवा दिया। इसके बाद डीनेचुरेशन करवा दिया आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आपको कोई पूछ ले स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बता देना। 4 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, उसके बाद ये क्या था क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग इट। ये वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, डीनेचरेशन से रिलेटेड, कि भैया डीनेचर हो जाता है तो पानी जो होता है वो क्या हो जाता है अंदर, एक तरीके से उसमें काम में आ जाता है। ओके, दोनों में एक ही चीज लिखनी है आपको। इसके बाद हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड का बचा हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन बचा हुआ है हमारे पास, एंड न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है ये बचा हुआ है, एंड न्यूक्लिक एसिड तो आपको करवा दिया। ठीक है, तो 2 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने कर लिए, 1-2 क्वेश्चन और निपटाते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। सर वो पानी वाला क्या आंसर होगा? पानी वाला, देखो उनमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग इट। तो जैसे ही आप अंडे को बॉईल करते हो तो अंदर जो जो हमारे पास पानी होता है वो कहाँ जाता है, अंडे के अंदर। तो क्या कहाँ जाता है, वो फॉर्म कर देता है ना हमारा एग वाइट, जब कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। बस यही है। और उसके बाद आपको ये नहीं लिखना है, उसके बाद आगे भी आपको लिखना है कि जो कोएगुलेट हुआ है, जो एग वाइट होता है, उसका जो एग अंदर का जो एग वाइट होता है वो कोएगुलेट हो जाता है, कोएगुलेट मतलब जम जाता है। तो उसमें एक तरीके से पानी सी तो जमा है वो। ओके, उसके बाद आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इसी प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ और प्राइमरी स्ट्रक्चर बचता है हमारे पास। ये चीजें आपको इसमें लिखनी है, बड़ा चढ़ा के लिख के आना इसको अगर ऐसा आ जाए तो। हाँ बोलो क्या हो गया। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको थोड़ी देर में, थोड़ी देर में नहीं, टाइम लग जाएगा वैसे तो, टाइम हो गया, अभी हमारी 8 तो बज गई है। हाँ तो हम लोग आगे देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस और देख ग्रुप लेते में हैं। मिलेगी ना? टाइम लगेगा इसमें, 8 बजी अभी, तो मान के चलो 10 बजे तक मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो हम लोग ओके। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग ग्लोबुलर वाला करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है 2 नंबर में आता है, 2 से 3 नंबर में बस। और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे बनते हैं यहाँ से, पिछले साल तक तो 5-5 ऑब्जेक्टिव्स आते थे यहाँ से। ये रहा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ ग्लोबुलर प्रोटीन में और फेब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमें ये पहले से थोड़ा बहुत आता है, कॉन्फिडेंस मिल जाए आपको। हमने बात करी थी टर्शरी की। टर्शरी जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, गुच्छा, ऊन का जो गुच्छा होता है ना उस प्रकार से। टर्शरी के भी 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक फाइब्रस एक ग्लोबुलर। प्रश्न आपसे पूछते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फाइब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंस है और ग्लोबुलर में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सब बहुत सरल है, आप लोग खुद देख लो यार, एक पॉइंट तो आप मन से लिख सकते हो कि ये क्या होता है। ये इस तरीके से थिन और स्ट्रेट होते हैं, लॉन्ग होते हैं एक तरीके से। ये जो होता है ये किसके फॉर्म में होता है, ये एक स्फेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, उनका गुच्छा देखा स्फेयर फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग थिन वायर की फॉर्म में होते हैं एक तरीके से। तो पहला पॉइंट तो आप लोग यही लिख सकते हो देख के कि ये लॉन्ग होता है, थिन होता है। ये जो होता है स्फेरिकल 3D शेप में होता है। सब याद मत करना, लाई साइड बाई साइड टू फॉर्म फाइबर्स, ऐसा नहीं करना है आपको। आप लोग लॉन्ग और थिन याद कर लो, इसको याद कर लो कि फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप, यहाँ पे 3D शेप में होता है ये। ओके, इसके बाद हमारा जो अंडा होता है ना, अंडे में कौन सा होता है, फाइब्रस होता है, ग्लोबुलर होता है। ग्लोबुलर होता है, अंडे के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। अब जो अंडा होता है वो क्या होता है भैया, वो घुल जाता है पानी में। आप देखोगे तो पानी में आसानी से ये घुल भी सकता है। लेकिन हमारा जो फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस कहाँ पे पाया जाता है, हमारे हेयर्स में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। केराटिन सुना हो ना, केराटिन, केराटिन इसका एग्जाम्पल है। केराटिन हमारे बालों में पाया जाता है। तो आप खुद सोचो यार, अगर फाइब्रस प्रोटीन हमारे बालों में पाया जाता है तो ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। अगर ये सॉल्युबल हो जाता तो हमारे सारे बाल क्या हो जाते, पानी में घुल जाते, लोग नहाते ही नहीं। ओके, सो ये चीजें हैं यहाँ पे।
सो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या हो गया? केराटिन। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। हेमोग्लोबिन याद कर सकते हो, एंजाइम्स याद कर सकते हो, इंसुलिन याद कर सकते हो, या फिर अंडे का फंडा लिख के आ जाना कि अंडे में जो पाया जाता है, एग में जो पाया जाता है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन ही होता है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, बाल कोई सॉल्युबल थोड़ी ना होते यार, इनसॉल्युबल होते हैं ना, सॉल्युबल नहीं होते। ओके, सो ग्लोबुलर जो होता है वो सॉल्युबल होता है। अगर बाल हमारे सॉल्युबल हो गए तो क्या हो जाएंगे? हम सब गंजे हो जाएंगे। ठीक है, सारे बाल उड़ जाएंगे हमारे पानी में, लोग नहाएंगे नहीं। तो ये चीजें होती है। तो बहुत सिंपल है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। पहला पॉइंट लिख देना, लॉन्ग और थिन होता है, ये होता है स्फेरिकल फॉर्म में। केराटिन इसका एग्जांपल है, इसका हो गया एग वाइट, या फिर आप लोग हेमोग्लोबिन याद कर सकते हो। ये इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। और भी पॉइंट है लेकिन ठीक है, 2-3 पॉइंट याद कर लो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अमीनो एसिड और प्रोटीन में क्या अंतर होता है? अमीनो एसिड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? अगर थोड़ा सा ध्यान दो, याद करो, अपने बुद्धि पे थोड़ा सा जोर लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है, तो डिफरेंस क्या बताओगे? आप बता देना कि अमीनो एसिड को जोड़ते जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन को तोड़ते जाएंगे तो अमीनो एसिड बन जाएगा। तो दिमाग से करो कुछ चीजें। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कम होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास इससे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी से तो मिलके बना हुआ है। आई समझ में बात? तो ऐसा है ये क्वेश्चन, दिमाग से करो, दिमाग से। अमीनो एसिड जो होता है, अगर आप इनको जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका प्रोटीन। बाकी प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को अगर आप तोड़ते जाओगे तो अमीनो एसिड बन जाएगा। इसका मोलिकुलर मास क्या होता है? कम होता है, इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन कंबाइनिंग अमीनो एसिड गिव्स डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और लास्ट में प्रोटीन मिल जाएगा। इसको आप शॉर्ट में और ऐसा लिख सकते हो कि अगर आप लोग अमीनो एसिड को कंबाइन करोगे तो सबसे पहले तो डाइपेप्टाइड मिलेगी, फिर पॉलीपेप्टाइड मिलेगी, फिर प्रोटीन मिलेगा। तो आप इनको काट के डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि ऑन कंबाइनिंग अमीनो एसिड इट गिव्स प्रोटीन। और प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करने से या फिर ब्रेक करने से क्या मिलता है हमें? अमीनो एसिड मिलता है। प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करने से हमें अमीनो एसिड मिलता है। मोलिकुलर मास बता देना। उसके बाद आप चाहो तो ये लिख देना कि ये जो होता है मेरा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता देना, आर, फिर उसके बाद सी बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला बताया था ना आपको अमीनो एसिड का, वो बता देना। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे उनको जोड़ देना, दो जो हमारे अमीनो एसिड उनको जोड़ के बता देना, तो आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग इसको मन से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा रटना है एक चीजें, हर चीजें आपको मन से भी लिखना आना चाहिए। तो अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन के बीच में जो डिफरेंस होता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर में क्वेश्चंस आ सकता है, 3 नंबर में आए तो भी आप लिख सकते हो। तैयार हो गया आप लोग सभी। सो ये सब कुछ था इस चैप्टर में। बाकी और भी कुछ है हल्का फुल्का, लेकिन हमने लगभग 70% ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। तो आप लोग देख लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन कब करवाओ? बाकी क्वेश्चंस भी करवाएंगे, लेकिन अभी हमारा फंडा ये है कि हम लोग एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस कर लें इस चैप्टर से, ताकि हमारा काम हो जाए। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास समय रहेगा वैसे वैसे हम लोग फिर से इनको इन्हीं चैप्टर को वापस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर फिर से आएंगे हम लोग, डी आप ब्लॉक जो के ऊपर करवा फिर रहे से हो आएंगे। वही कर ले तो हो जाएगा। हम जो करवा रहे हैं अगर हमारे सिर्फ साथ आप जो चलते करवा रहे रहेंगे, हो वही कर ले तो समझ हाँ हो जाएगा। अगर हम जो करवा रहे हैं वही करोगे तो सब कुछ हो इसकी जाएगा। बात पर। चलो, तो यही था आज की क्लास में। तो रिकॉर्डिंग को हम लोग ऑफ कर देते हैं पहले, फिर आपके डाउट्स लेते हैं।